सब छोड़े, हम हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, इतनी वहाँ पे, हालांकि इतनी अभी इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया में देखें अभी होली के हवाले से क्या हुआ, यानी कि उसके ऊपर मुझे लगता है कोई भी बात नहीं कर रहा कि नहीं, वो बहुत जितना भाई वो बहुत मुस्लिम खवातीन के हवाले से जो वहाँ पे मामला हुए, खवातीन मस्जिदों में जाके हमले किए हैं और क्या क्या नहीं किया, उस पर तो आपको बोलना चाहिए भाई। इंडिया में बहुत जुल्म हुआ होली पे मुसलमानों पर, बहुत शदीद जुल्म हुआ है। मतलब जो हिंदू बरादरी की रियासत में जुल्म किया भाई, रियासत की उसके अंदर कंप्लिसिट है भाई, पुलिस खड़ी हुई है, वो हमले कर, भाई मुझे बताना यहाँ पर अगर रियासत ने जुल्म किया, कुछ लोग उठ के, मैं ये रियासत कंप्लिसिट है उस जुल्म के अंदर, जैसे कि ये गलत बात, जो यूपी की गलत बात है। अगर हमारे यहाँ जो चर्च, यहाँ पर हमारे क्रिश्चियन के चर्च पे जब हमला हुआ तो हम क्या कहेंगे कि रियासत पाकिस्तान ने हमले किया, कुछ जुनूनी वो यूपी वाले ने क्या कहा, इसका तो जवाब यूपी वाले ने कहा कि भाई के जुम्मा हर हफ्ते होता है, होली तो साल में एक दफा आती है, और आप मत निकले जुम्मा पढ़ने के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप एक कम्युनिटी को ये कहें कि जी आप जुम्मे के लिए मत निकले। हम लोग इंडिया से नफरत, तासुब, इंडिया से कोई नफरत नहीं है, मुझे कोई नफरत नहीं है। आपने वो वीडियोस देखी हैं? आपने वो वीडियोस एकदम परेशान हुआ कि रियासत भारत ने इस तरह किया, तो आप ये पता लगा कि मेरे सवाल का जवाब देना कि भाई यहाँ पे एक माइनॉरिटी पर इबादतगाह पे हमला हो जाए, जुनूनियों ने किया। आप सवाल का जवाब दें, माइनॉरिटी की इबादतगाह पे हमला हो पाकिस्तान में और पुलिस कंप्लिसिट हो जाए उस हमला करने वाले जितने होते ना, ऐसा डर की वजह से, नहीं डर की वजह से हो जाए। आप बताएं कि रियासत जिम्मेदार है, नहीं है, बिल्कुल गलत है, लेकिन रियासत ने नहीं किया। रियासत जिम्मेदार है, वहाँ पर सेकुलर है, आज भी वहाँ पर हमसे बाकियों से बहुत बेहतर। अरे मुझे जो उलझन है वो ये कि ये इस इस्तिलाह को, इसका मतलब ये कि हम ये कहेंगे जैसे सूफी इस्लाम हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या हम फ़िक़ही इस्लाम की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, या हम मसलक पे आके कहते हैं देवबंदी इस्लाम, शिया इस्लाम, ये इस्तिलाहात। तो ये इस तरह से ये इस्तिलाह जो है इसकी देखें ना आप, ये तो ठीक है कि कुरान में तो इतना नहीं है, लेकिन ये कि चलो बाकी सीरत और इनको लेके कि ज़्यादा अहकाम फ़र्द से मुतालिक है, कुछ है जिसका ताल्लुक़ सोसाइटी या मुआशरे से है, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये सियासत से मुतालिक अहकामात है। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं ना कि इस्लाम में सियासत से मुतालिक भी कुछ अहकामात है, या फ़र्द या सोसाइटी मुआशरे के लिए, नज़्म इज्तिमाई के लिए। लेकिन लफ्ज़ पॉलिटिकल इस्लाम में मुझे उलझन है कि क्यों, कहाँ से ये लफ्ज़ आया, और इसका पूरा कोई तस्वुर है फ़लसफ़ियाना कोई इसका। दूसरा वो मेरा सवाल था, ये जो आप लोगों ने बात की ना रियासत और मज़हब का ताल्लुक़, तो उसके ऊपर यानी ये हम सेकुलरिज़म के मैदान में जाएंगे। तो अब थोड़ी सी मुझे इसकी वजाहत चाहूँगा आपसे कि क्या है सेकुलरिज़म की जो इस्तिलाह है, और दूसरा जो आपने मिसालें दी ना, मेरे ख्याल से वो लोग यूँ नहीं पेश करते जो इसके दाई है ना, वो ये कहते हैं कि सेकुलरिज़म का मतलब या मज़हब और स्टेट में ताल्लुक़ की जो नौइयत है वो ये है कि रियासत का कोई मज़हब ना हो। मिसाल के तौर पर आपके मुल्क में जैसे नजम साहब ने करारदाद मकासिद की मिसाल दी, जिसको कुछ लोग करारदाद मफासिद भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उसके ज़रिए आपने रियासत को कलिमा पढ़ा दिया। अब TTP और ये दाइश और ये अलकायदा बरसग़ीर, ये सब का ये कहने कि भाई आप ये फ़रेब है, ये मतलब कि स्टेट को कलिमा पढ़ा दिया, बाकी सब कुछ तो आप गैर इस्लामी कर रहे। तो उसमें ये नहीं है कि मज़हब का स्टेट नहीं होगा, यानी आपके मुल्क में ये नीम जमहूरी, नीम इस्लामी, नीम लिबरल, नीम सेकुलर मुल्क है पाकिस्तान जो है ना, इसका कोई अभी तक मुकम्मल कोई वो उसके ऊपर वो नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी हो, कोई ईसाई जितना भी काबिल हो, दुनिया का जीनियस तरीन आदमी आपके मुल्क में ईसाई पैदा हो जाए, लीडर की तमाम खूबियों के साथ, वो आपके मुल्क का सदर और रज़ा नहीं बन सकता आइन में, ठीक है, आपकी आइन की रूह, जाहिर सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये देखना लगे शिगरी साहब की ख्वाहिश है क्या, नहीं हमारी तो ख्वाहिश है। बिलावल साहब ने भी कहा था कि मेरी भी ख्वाहिश है। आपने ना दो अलग अलग, तो ये इस तरह नहीं है, मतलब खिलाफत का तो मॉडल यही था, खिलाफत राशिदा का मॉडल यही है जो अफगानिस्तान में और किसी हद तक ईरान में। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। हतमी आखिरी जो आपको ये नहीं पता कि लिबरल जो डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी है या नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि अफगानिस्तान में ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा सैयद अबुल आला मौदूदी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि रिज़वानुल्लाह अलैहि से जो माशीगोट के इज्तिमा में इख्तलाफ हुआ था, उसमें एक बात ये थी कि वेटो पावर जो है ना अमीर को होगा। क्या मतलब है, क्या फ़र्द आखिरी अथॉरिटी फैसले का उसको है, कोई राय से नहीं करेंगे कि ज़्यादा राय है। तो वो खिलाफत राशिदा का मॉडल इसने ये फरमाया कि लिबरलिज्म को हमारे यहाँ बहुत मनफी पेश किया गया। तो क्या मतलब कोई मुस्बत चीज़ भी है, थोड़ा ये बताए ना, क्योंकि हम तो इसको मनफी समझते हैं। ये बाउंसर मार रहे हैं। और उसके बाद जितने मुसलमान मुल्कों ने आइन बनाया ना, इसकी कॉपी की है ईरान समेत। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये समझना चाह रहा हूँ कि हाँ ये बात है, वो मतलब उसमें 2-3 अल्फाज अलग करें। शुक्र है कि पाकिस्तान की भी कुछ चीज़ कॉपी हुई है। हाँ भाई, भुट्टो जैसा जीनियस की क़यादत में अगर काम होगा तो। अच्छा, मैंने ये जो मिसाल दी ना कि ईसाई वज़ीर-ए-आज़म, वो इस मफ़हूम में था ना कि जो सेकुलर स्टेट वहाँ तो ये कदगन नहीं है, जो मजहबी स्टेट वहाँ मजहब की बुनियाद पर, अक़ीदे की बुनियाद पर, इसलिए मैंने ये मिसाल दी थी। सब पहले एक चीज़ जो आपने मॉडल की बात की, तो उसमें मेरे जहन में कोई और चीज़ आई थी।
तो यासिर साहब माशाल्लाह से हमारे पास दुनिया में अल्लाह के फजल से एक हमारे पास ये अमीरुल मोमिनीन का मॉडल है अफ़गानिस्तान में, एक वली फ़क़ीह का मॉडल है ईरान में, एक बादशाहत का अच्छा मॉडल है सऊदी अरब में, एक मॉडल हमारे पास बादशाहत का इस्लामी मॉडल जो है वो है ब्रुनाई दारुस्सलाम में। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अब इन तमाम मॉडल में से आप किस मॉडल को कहना चाहते हैं कि ये इस्लामी है और इसको पाकिस्तान में आना चाहिए? जो हिस्सा हमारे पॉडकास्ट का है उसमें हम ज़ाहिर एक बहस चल रही है हमास वाले मसले पे। तो अब जो गज़ा में सूरत हाल हुई, अभी आज वो अहमद जावेद साहब ने वो जो ड्रामा लिखा ना एक घर, वो मैं तो वो रोज़े से पहले वो मैंने देखा, मैं बहुत ही जज्बाती सा हो गया कि यार ये हो क्या रहा है, और समझ ही नहीं आ रही कि मतलब ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। तो दोबारा से बमबारी शुरू, 450 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, कम से कम 450 तो हैं, उससे ज़्यादा नंबर्स बढ़ गए हैं। जो ट्रूस ख़त्म किया ना इसराइल ने, एक तरफा पे हमला किया है। तो अब आप चूंकि देखें पॉलिसी एनालिस्ट हैं और आप पॉलिसी की सतह पे चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे यहाँ तो एक बहस चली हमास के हमले पे कि जी हमास ने हमला किया, उसके नतीजे में ये बर्बादी हुई, वो कि हम जानते हैं कि पहले से इसराइल का जुल्म और उसकी बर्बरियत सब जारी था। आप कैसे देखते हैं इस मसले को कि जब ये 7 अक्टूबर का हमला हुआ तो आपने जब वो इनिशियल खबरें देखी तो आपका क्या एहसास था कि अब ये किस तरफ बात जा रही है? एक बात का जवाब ना, जंग वाली जो आप बात कर रहे हैं कि जंग चल रही है और ये जेल तोड़ा है, मैं तो मान लूँगा आपकी बात, लेकिन दुनिया ये बात मानेगी आपकी कि भाई वो जेल तोड़ के गए थे और जंग तो पता नहीं कब से 48 से चल रही है। तो ये तो जंग का आगाज़ हमास ने किया ना हमला करके। ये इकामत दीन के हवाले से माशाल्लाह आपका बहुत इस पर अच्छा हुआ है। तो इसमें मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जिन बुजुर्गान ने इकामत दीन जो कुरान सूरह शुरा की अकीमुद्दीन वाली आयत एक ही जगह, तो उससे या वैसे ये इस्तिलाह के तो जिन्होंने मुतारिफ़ कराया ना, सईद साहब, डॉक्टर साहब, इसरार साहब, हमारे सईद कुतुब साहब, ये बुजुर्गान हैं हमारे, तो इन सब ने फिर उसके बाद ये भी बताया कि इकामत दीन का जो नबवी मनहज है सरकार का, और डॉक्टर इसरार की पूरी किताब भी है इनक़लाब नबवी का मनहज, उसमें जिहाद जो है ना, मुसल्लह जद्दोजहद, वो बहुत अहम होता है वहाँ। तो अब जो हमारे TTP वाले यहाँ पर या अलकायदा बर सग़ीर वाले या दाइश, ये भी इकामत दीन के लिए मुसल्लह जद्दोजहद, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ यासिर सिद्दीकी साहब और शमसुद्दीन हसन सिगरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आपके पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपने अमानुल्लाह के साथ नियॉन पे भी पॉडकास्ट किया और अहमद फौजान के साथ भी आप नज़र आए, तो हमने कहा कि हम क्यों आपको खाली हाथ जाने दें कराची से, कराची वाले होते हुए आप जाके पंजाब में पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपकी ज़रा नवाजी है तो। अच्छा, आपका जो वैसे तो आप बाय प्रोफेशन वकील हैं, और लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम पढ़ने का और उस पर आपकी काफ़ी मुतालिया भी है, आपकी आरा भी हैं। तो हम सीधी सीधी बात शुरू करते ना कि जो इकबाल ने कहा था कि जुदाहुद्दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, कि दीन और सियासत का आपस में ताल्लुक़ है, जिसको वो वहाँ पर इंग्लैंड में चर्च और क्या कहते हैं पार्लियामेंट का ताल्लुक कहते हैं ना, कि क्या लेकिन कोई और नाम था उसका कि चर्च, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। हाँ, स्टेट और चर्च का कोई ना कोई ताल्लुक है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर सेकुलरिज्म का कुछ और मॉडल है, यूएस में डिफरेंट है, कुछ कुछ वहाँ पे भी फ़िरक़े हैं ना, तो फ़िरक़ावारियत तौर पर होती है। लेकिन अगर हम अपने घर की बात करें तो अब बहुत ज़्यादा ये बात कही जा रही है कि जब भी आप इस्लाम को या मज़हब को, अगर हम ब्रॉडर टर्म में कहें, इस्तेमाल करते हैं सियासत में, तो नुकसान असल में मज़हब का हो रहा होता है, नुकसान असल में मजहबी लोगों का हो रहा है, क्योंकि सियासत तो उसी तर्ज पर होगी जो कि जदीद दुनिया के अब उसूल व ज़वाबित हैं। और वैसे भी आप देखते हैं ना कि जो हमारे मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं उनके मारिज़ वजूद में आने के बाद जो बहुत सी फ़िक्री ताबीरात थी हमारी, जो पॉलिटिकल इस्लाम के बहुत सारे आइडियाज़ थे, वो तो अब बहुत मुतज़ाद नज़र आते ना हमें इस जदीद निज़ाम से। तो सबसे पहले ये बताएं कि होगा कैसे? अच्छा, इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है क्या जी। पोस्ट मॉडर्निज्म का एक नुकसान ये हुआ है, अभी अमान के साथ भी बात गुफ्तगू यही हुई थी कि वो डेफिनेशन के ऊपर ही इत्तेफाक नहीं हो पाता कि हम गुफ्तगू का आगाज़ कहाँ से करें। जी। पॉलिटिक्स जो मेरे ख्याल से जिसके ऊपर ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो कंसेंसस है वो यही है कि हर वो अमल, हर वो चीज़ कि जो पॉलिसी या गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करे वो सियासत होती है। और पॉलिसी और गवर्नेंस को क्यों इन्फ्लुएंस करे? क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि पावर, इन्फ्लुएंस के थ्रू, पावर के थ्रू आप वो शेप करें। सो हर वो अमल, आपका हर वो अमल, मेरा हर वो अमल, आपकी हर कहीं भी बात कि जो पॉलिसी और गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसमें कोई मस्बत या मनफी कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकती है, वो पॉलिटिक्स है। अब अगर ये इस डेफिनेशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं कि पॉलिटिक्स उसको कहते हैं,
सो एक मंतकी जो नतीजा है वो ये निकलता है कि मजहब उससे सेपरेट कैसे हो सकता है। अगर तुम लफ्ज़ मजहब से किसी को एतराज़ है, अगर लफ्ज़ रिलीजन से किसी को एतराज़ है, तो ठीक है भाई, उसको नाम चेंज कर दीजिए, उसको आप कोई भी नाम, उसको आप XYZ कह दें, ABC कह दें, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए कोई भी मज़हब हो, मजहबी आइडिया हो या रिलीजियस डॉक्ट्राइन हो, वो आइडिया ही है बहरहाल। सो आइडिया को आप गवर्नेंस से, पॉलिसी से, आप जो लोगों के इज्तिमाई मामलात को कैसे शेप करना है उससे सेपरेट कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा तो नुक्ता यही है। और बहुत से लोग इस पर एतराज़ करते हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम या यानी कि रेनेसांस की जो मूवमेंट हुई उसके बाद सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट हो गया है, बड़ी कामयाबी से हो गया। लेकिन इज दैट सो उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो कम ज़रूर हो गई है, लेकिन सेपरेट नहीं हुआ है। क्योंकि आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि जो चर्च है वो रिलीजन, जो चर्च है वो स्टेट अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो स्टेट है वो चर्च के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। आपने वेटिकन बना लिया अपना, और लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है ना। वो क्यों है? आप उनकी पॉलिसीज उठा के देख लीजिए, वो चर्च के मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं। पूरी यूरोपियन पॉलिसी मेकिंग इसके ऊपर मुनहसर है कि जो वो उनके चर्च के मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है। यानी कि पहले कैसे कर रही है, पहले उसकी छोटी सी एग्जाम्पल है, देखें डिटेल्स की तो शायद लंबी हो जाए। एग्जाम्पल छोटी सी ये है कि जी पहले ख़वातीन जो हैं वो जो उनकी इबादत गाहों की जो जैसे पोप होते हैं या जो की फिगर्स होती हैं वो नहीं हो सकती थी, लेकिन अब वो एक मूवमेंट चली, उसके बाद अब ख़वातीन भी उसका पार्ट है। पहले जो है वो सेम सेक्स मैरिज चर्च की प्रेमिसेस में नहीं हो सकती थी, लेकिन वो पॉलिसी की वजह से सही उसको बाय लॉ नहीं किया गया, लेकिन बाय इन्फ्लुएंस जरूर किया गया कि अब वो सेम सेक्स मैरिजेस भी चर्च के प्रेमिसेस में हो रही है, पूरे यूरोप में हो रही है। चर्च ने कंसीड किया है। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। देखें, इनिशियल आइडिया क्या था? इनिशियल आइडिया का कोई दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन इंटरफेरेंस सिर्फ लाजमी नहीं है कि वो कोई लेजिस्लेशन बने, कोई कोडिफाइड लॉ बने तो उसके थ्रू होगा। जो इंटरफेरेंस है वो इंटरफेरेंस होती है बाय इन्फ्लुएंस भी। मसलन देखें ना, कॉर्पोरल पनिशमेंट की मिसाल ना, मार पीट नहीं करने की। मैं जब पढ़ रहा था लंदन में, मेरा क्योंकि यही मौजू रहा रिलीजन एंड लॉ, तो बहुत से केसेस पढ़े। अब वहाँ पर एक ईसाई तंजीम ने ये जाके केस कर दिया कि भाई बच्चे को मारना ज़रूरत के तहत ये हमारा मजहबी हक है। वो केस लगा और उसके अंदर केस में फैसला ये हुआ कि जो हमारे जो सेकुलर राइट्स हैं, वो टेस्ट, तो आपको पता है कि आप तो वकील हैं, जानते हैं कि भाई वो जज टेस्ट लगाता है, तो टेस्ट अप्लाई करके उसने कहा कि नहीं, ये आपका कोई मजहबी हक नहीं है और हम इसको बैन करते हैं कि आप मार नहीं सकते। तो हमें तो ये नज़र ये आता है कि वहाँ पर जो सेकुलर इदारे हैं उन्होंने तो एक अपना गलबा और तसल्लुत कायम कर लिया है। हाँ, उसकी देखें, जो मेरा जो इनिशियल आर्गुमेंट था वो यही था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी एक दो पैरेलल वर्ल्ड व्यू आप साथ लेके एग्जिस्ट करें। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों की हाकिमियत बरकरार रखें, कोई एक हाकिम होगा। मतलब उसकी एग्जाम्पल क्या है? उसकी एग्जाम्पल ये है कि भाई आप अपनी जो वैल्यूज़ हैं, कोई इंसान, कोई शख्सी, जो अगर आप बिल्कुल इकाई लेवल पे पहुंच जाएं, तो कोई इंसान अपनी वैल्यूज़ कहाँ से अखज़ करता है? अगर वो रिलीजन से अखज़ कर रहा है तो आप उसके ऊपर पाबंदी ये लगा रहे हैं कि जी वो जो रिलीजियस वैल्यू अखज़ कर रहा है वो पॉलिसी जो डोमेन है, पॉलिसी एरिया में, उसमें ना लेके आए। तो ये तो जमहूरी रिवायत के खुद खिलाफ है। यहाँ पर एक और चीज़ है ना, पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर अलग है ना, कि भाई देखें फ्रांस की मिसाल लें तो वहाँ पर जो पब्लिक लॉज हैं रिलीजन के बारे में, तो आपको पता है कि आप सिंबल्स भी नहीं दिखा सकते। मसलन अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप कोई ऐसा सिंबल पहन नहीं सकते कि जिससे आपकी मजहबी शनाख्त वाज़े हो रही है, कोई लॉकेट है, कोई अंगूठी है, या कोई टोपी है, पगड़ी है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, जो आपका इंडिविजुअल स्फीयर है, वहाँ जो चाहे करें आके। तो सवाल ये नहीं कहते कि आप कुल्ली तौर पर टोटली जो है आपको सेकुलर लॉज और राइट्स बताएंगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जो फ़र्द का ज़ाती इख्तियार है अपने दायरे में वो उसका है, लेकिन जब आप इज्तिमाई ज़िंदगी में आएंगे तो फिर वहाँ पर आपको अपनी मजहबी शनाख्त को पीछे रखना होगा। अच्छा, ये बात भी काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट बात है कि प्राइवेट और पब्लिक लाइफ बिल्कुल सेपरेट है। ये भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट बात है। प्रैक्टिकली अगर देखें तो प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? प्रैक्टिकली प्राइवेट लाइफ क्या है कि जो अपने घर में लाइफ गुजार रहे हैं, जो आपकी ज़ात के ऊपर लाइफ गुजार रहे हैं, वो प्राइवेट लाइफ है ना। नहीं, मसला नहीं कि हमारे मसाजिद हैं वो आप पता बेदरीग इस्तेमाल होता है लाउड स्पीकर्स का, तो वहाँ जाके दूसरी इंतहा देखे कि आप जो है वो अजान भी नहीं दे सकते। तो मुझे ये समझ आएगा कि जैसे मस्जिद के अंदर आप जो चाहे करें इबादत, आपके गुरुद्वारा है, आपका चर्च है, लेकिन अगर उसकी आवाज़ से बाहर वाले मुतासर हो रहे हैं तो ये वो पब्लिक लाइफ है कि जिसके अंदर कलेक्टिवली लोग रह रहे हैं। हाँ, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो ये एब्स्ट्रैक्ट बात क्यों है कि अगर प्राइवेट और पब्लिक आप उसको ऐसे काउंटर कर रहे हैं कि जी वो सिर्फ मसला मस्जिद का नहीं है, वो मसला न्यूसेंस का है कि भाई कोई भी ऐसी आवाज़ होगी, मतलब वो जो
कदगन लगती है, वो सिर्फ मसाजिद पे नहीं लगती है, वो किसी भी ऐसी और भी किसी भी एक्टिविटी, कोई कॉन्सर्ट भी हो रहा होगा तो वो लगी। जो मैं जिस अंदाज से गुफ्तगू करना चाहता वो ये था कि ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बात है कि प्राइवेट और पब्लिक क्या होता है, क्योंकि अगर ये कहते हैं जी मज़हब बहुत ही प्राइवेट मामला है और मज़हब जो है वो पब्लिक अफेयर्स में नहीं होना चाहिए। मैं अपने वापस इनिशियल आर्गूमेंट पे आता हूँ, शायद हम थोड़ी सी डाइग्रेशन कर रहे हैं। मेरा जो आर्गूमेंट था वो ये था कि आप ये राय रख सकते हैं कि जी मज़हब को पॉलिसी अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये राय रख सकते हैं। जो राय रख रहा है उसका ये इख्तियार होना चाहिए, वो ये राय रखे, लेकिन वो ये राय रखकर दूसरों पे मुसल्लत नहीं कर सकता कि तुम भी वो राय रखो। जो मेरा आर्गूमेंट ये है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि भाई जो पॉलिसी है वो कैसे बनती है? पॉलिसी ऐसे बनती है कि कुछ फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी में 100 लोग रह रहे हैं, उन 100 लोगों में से अक्सरियत ने 50 ने 51 ने 55 ने 60 ने, या अगर 2/3 कह लें तो 66 लोगों ने अपने लिए एक डिवाइस कर ली पॉलिसी कि जी हम अपने गवर्नेंस ऐसे ऐसे जलाएंगे। तो अगर वो 66 लोग अपनी जो इंस्पिरेशन है वो रिलीजन से ले रहे हैं, तो कि जो बाकी माइनॉरिटी है 33% जो है वो उनको डिक्टेट करेगी 66% को कि जी नहीं जी आप क्योंकि हमने ये तय कर लिया। लेकिन अगर कोई सोसाइटी खुद नेशनल सोसाइटी तय कर लेना कि हाँ भाई ठीक है हमें रिलीजन को कोई ताल्लुक नहीं है, सही है, इट्स फाइन। लेकिन ये कदगन नहीं लगा सकते आप कि जी आप अगर कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि जी मैं इंस्पिरेशन अपनी रिलीजन से ले रहा हूँ, तो आप उसके ऊपर लगा दें नहीं जी आपको ये राइट ही नहीं है कि आप ले। और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जब कोई अपना वर्ल्ड व्यू रखता है तो वो चाहता है कि वो उस वर्ल्ड व्यू को प्रैक्टिस भी करे। ठीक है, मैंने फिर का शायद रिलीजन वर्ड से शायद एतराज़ होता हो, रिलीजन को एक साइड पे लगा दें। समझें कि आप किसी का सोशलिस्ट वर्ल्ड व्यू है, तो अब किसी का सोशलिस्ट वर्ल्ड व्यू है, वो चाहेगा कि वो सोशलिस्ट वर्ल्ड व्यू के साथ ज़िंदगी भी गुजारे और एक फ्रीली सोसाइटी में एग्जिस्ट भी करे, और जो उसकी ख्वाहिशात हैं उसका एहतराम भी हो। तो वो चाहेगा कि उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल्स हैं वो अडॉप्ट किए जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको कहें जी पर्सनल लाइफ में आप सोशलिस्ट हैं, आप रहें प्राइवेट लाइफ में, लेकिन जी इकोनॉमिक मैटर में जो ना हम तो जो कैपिटल लिबरल इकोनॉमी वो चलेगी। ऐसे ही होता है। देखें ये इंतहाई एक मैं समझता हूँ अनइंटेलिजिबल किस्म का आर्ग्यूमेंट है कि आप उसको कहेंगे जी आप प्राइवेट लाइफ में ठीक है आप यानी कि मार्क्सिस्ट बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन जी तो होता है हमारे जो पाकिस्तान में मार्क्सिस्ट हैं वो तो जिंदगी में जो बातें करते हैं अगर वो हम पब्लिकली कर भी नहीं सकते, अव्वल तो कुछ आइए कि उनको पब्लिक जो है पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये उनका राइट है, जो मार्क्सिस्ट पाकिस्तान में है, जो सोशलिस्ट पाकिस्तान में, उनका राइट है कि वो लोगों को प्रोपोगेट करें और अपने इस राइट को प्रैक्टिस करते हुए लोगों को समझाएं कि जी ये पॉलिसी आपके लिए बेहतर है, ये गवर्नेंस सिस्टम आपके लिए बेहतर है, मेरे लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है, और फिर उसको जो पूरा एक नेशनल जो गवर्नेंस सिस्टम बने वो उसमें ट्रांसलेट हो सके। इसी तरह सेम अगर कोई हाँ बिल्कुल इसी तरह अगर कोई अपना रिलीजियस प्रिंसिपल ले रहा है, अब उसकी एग्जाम्पल क्या, उसकी एग्जाम्पल ये है, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, यूरोप में आप भी रहे, यूरोप में मेरी भी रहायश रही भाई, पाकिस्तान की अगर मेजॉरिटी, एक वूपिंग मेजॉरिटी मुसलमान है और वो अपनी इंस्पिरेशन इस्लाम से लेती है, तो वो एक्सपेक्ट करेगी कि जी उनकी कन्वीनियंस भी उस लिहाज से हो। वो घर से निकलेंगे तो घर से निकल के अगर वो गोश्त वाले के पास गोश्त ले रहे हैं तो उनको ये टेंशन नहीं हो कि ये गोश्त हलाल है या हराम है। हमें यूरोप में बहुत मसले होते थे ये, तो क्योंकि बाय डिज़ाइन पॉलिसी मतलब जो पॉलिसी लेवल है वो बन गई है कि जी अगर आपने इन एरियाज़ में या इन लोकेलिटीज़ में बेचना है तो आपने हलाल गोश्त बेचना है, तो ये बाय पॉलिसी बनी है ये। तो मेरी जो कॉस्ट थी एक इंडिविजुअल की, जो एक मेहनत है, एक कॉस्ट है कि उसने रिसर्च करनी है कि जी कहाँ मिल रहा है। हम यूरोप में ये करते थे ना कि जी किस दुकान से जाके हलाल गोश्त मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है, सर्टिफिकेट्स वगैरह बिल्कुल हम वो चेक कर रहे हैं कि जी हलाल सर्टिफिकेट उसका है भी या नहीं है। तो वो हमारी कॉस्ट बच गई। और सिर्फ ये मसला सिर्फ इसके नहीं है, अगर लेकिन देखिए ना वहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था तो एक बड़ा मसला मेरे सामने आया जो कि शुक्र है अभी दुनिया में इतना नहीं बढ़ा। आपको पता ही कि वहाँ पे कुछ तंजीमों ने हलाल गोश्त के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी है, और उसके अंदर एक तो मुसलमानों से नफरत का मसला भी है, दूसरा वो ये कहते हैं कि आप जिस तरह से जानवरों को ईज़ा पहुंचा कर तकलीफ दे के ज़िबा कर रहे हैं तो ये जानवरों की राइट्स के खिलाफ है। तो मैंने पूछा भाई क्या होना चाहिए, तो वो कहने लगे हम एक कॉन्फ्रेंस में गए थे ऐसी कि जी उनको जो है झटका दे देना चाहिए क्योंकि उसमें जल्दी जान निकल जाती है। तो हमने पूछा भाई ये कैसे पता था आपको कि झटका देने से उनको तकलीफ कम होती है। ये तो एक अलग बहस है, लेकिन देखिए ना सोसाइटी के अंदर ये वाले कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहते हैं ना कि हम जहाँ पे मुसलमान वहाँ खुश होते हैं कि भाई अब हलाल गोश्त मिल रहा है आसानी से, वहाँ पर माशरे में एक तबका उठता है जो कहते हैं कि नहीं तुम लोग जुल्म कर रहे हो। तो अभी दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आ गए, तो क्या इनको हल करने का बेहतरीन तरीका जमहूरियत नहीं है?
कि जो अपनी अपने दायरे इख्तियार में आप बात कहें, और जो फिर हुकूमत वक्त है वो जो, हाँ, जो मेजॉरिटी कह लें आप उसको, जो डेमोक्रेसी के तहत जो भी हुकूमत जिस भी फॉर्म से इलेक्ट हुई है 45 पे 47 फॉर्म पे, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं ऐड करूंगा कि वैसे ये जो हलाल वाली बात है शायद ये ना हो पाए, और उसका ये जो हलाल के ऊपर बैन, हलाल हाँ, वो कॉलिंग फॉर बैन हुआ नहीं है। उसका रीजन क्या, ये वैसे वेस्टर्न यूरोप है, वहाँ भी ये एक मुहिम स्टार्ट हुई थी। ये शायद ना हो पाए क्योंकि इसमें, और हम जो हमारे यहूदी हैं, कोशर, हाँ, उनका कोशर तो बिल्कुल सेम यहूदियों को बच जाएंगे, यहूदी को हम बच जाएंगे क्योंकि सर्कमसिशन के ऊपर सेम मामला हुआ था। जर्मनी में मुहिम चली कि सर्कमसिशन के ऊपर बैन किया जाए क्योंकि मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं, तो जब पता चला कि भाई ज्यूज भी ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये बैन नहीं हुआ। तो इस मामले में हम वो इत्तेहादी हैं इस मामले में। लेकिन देखिए, अब हम जो गुफ्तगू अभी तक हमने की है, अब आलिमाना गुफ्तगू तो शिगरी साहब करते हैं, हम तो ऐसे ही बदगाना सी बातें कर रहे हैं। तो इसमें नजर तो ये वाली बात आ रही है कि देखें, मुख्तलिफ ज़ाविये निगाह रखने वाले लोग होंगे, तो उसके ऊपर अब पता नहीं, मैं लिबरल नहीं हूँ, मैं ऐसी सिर्फ काउंटर आर्गूमेंट कर रहा हूँ, मैं डेविल एडवोकेसी कर रहा हूँ। वैसे पाकिस्तान में बहुत गलत बात है कि लिबरलिज्म को एक नेगेटिव कॉनोटेशन से जोड़ दिया गया, ये थोड़ी जाती है। नहीं, हम अपने मजहबी तबके की अताफ से बचने के लिए बताते हैं, क्योंकि वो इल्जाम लगते हैं तब पे आप लोग बहुत लिबरल हो गए, और हमें भी नहीं पता क्या मतलब। जो मेरा ऑब्जेक्टिव आर्गुमेंट ये था कि भाई सोसाइटी अपने लिए जो चूज करना चाहती है, वो सोसाइटी को एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, वो इख्तियार मिलना चाहिए, कोई ये मुसल्लत ना करे। नहीं, ये तो फिर जमहूरियत हो गई ना। मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ कि सोसाइटी अगर अपने लिए चाहती है कि वो अपनी वैल्यूज रिलीजियस डॉक्ट्रिन से लेना चाहती है, तो आप बादशाहत के जरिए या कोई और उसके लिए आप उसको ये तो ना कहना कि आप ये नहीं कर सकते। भाई मसला इतना सीधा नहीं है ना, ये तो आपका आर्गुमेंट हमने मान लिया। मेरे ख्याल से आपने भी तस्लीम कर लिया कि अगर एक मजहबी तबका है या जो लोग मजहब पर अमल करना चाहिए, उनका इख्तियार है कि वो अमल भी करें और इन्फ्लुएंस भी करें रियासत को, और ऐसी रियासत बनाएं। लेकिन आप ये बताएंगे कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत पर कुफर वगैरह के मसाइल रहे हैं ना, अब हमेशा से ही रहे हैं, अभी भी हैं, कि एक तबका ऐसा रहा जिसने कहा कि भाई ये तो निज़ाम ही कुफर है, तो उसको फिर वहां से तो हमारे नौजवान इसके ऊपर भी आ जाएंगे। लेकिन पहले इस पे तो हम मान नहीं पता, इस पे तो अंजुमन कर लेना कि जो तबका ये कहता है कि पॉलिटिकल इस्लाम कोई शय ही नहीं है। अगर आप बात करें तो विलियम वॉट हैं, हॉजिज हैं, फिर सबसे बढ़कर जो पैलेस्टीनियन कॉज में बहुत थे एडवर्ड सईद, इनकी आप लिटरेचर उठा के देखें, इतना ज़बरदस्त इन्होंने काम किया हुआ है। मतलब जो विलियम वॉट और हॉजिज हैं, ये तो मुसलमान भी नहीं थे ना, लेकिन इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह पॉलिटिकल इस्लाम ने सिविलाइजेशन को शेप किया है, गवर्नेंस सिस्टम को शेप किया है। और मतलब उसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि जी कुरान में या हमारे जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें यह है कि जी माइनॉरिटीज़ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल है, माइनॉरिटीज़ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, तो कौन करेगा माइनॉरिटीज़ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़? मतलब अगर तो पॉलिटिकल इस्लाम कोई शय ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, तो भाई माइनॉरिटीज का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? मतलब अच्छा, एक और क्या होती है, कर नहीं रहे, वो अलग बात है, लेकिन करना चाहिए। यही तो कर नहीं रहे। अच्छा, एक मजे की बात है, ये मैं शायद किसी का जुमला चुरा रहा हूँ, मुझे शायद डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब ने कहा था या आसिम महमूद साहब ने कहा था, उनका जुमला बड़ा ज़बरदस्त था कि जिहाद जो है वो रियासत पे फ़र्ज़ है और रियासत का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। तो अब देखें ना कि कितनी कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है ये, जिहाद मुअत्तल हो गया कि इस्लामिक टीचिंग्स हमें कुछ वैल्यूज दे रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी वो पॉलिसी में आ नहीं सकता क्योंकि इसका तो ताल्लुक ही नहीं है आपसे। अच्छा, मतलब ये फिर ये इररिलेवेंट हो गई सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से 70% जो टीचिंग है वो फिर तो निकाल दें आप। गांधी साहब ने मसला हल किया ना, जुल्म के खिलाफ जिहाद, उधर अभी आते हैं। अभी देखिए ना, आपकी बात तो हमने बात मान ली ना कि भाई पॉलिटिकल इस्लाम है, और मेरे ख्याल से ये तो कोई सवाल ही नहीं ना कि नहीं है। मेरा सवाल एक दो सवाल है, अगर आप इजाजत दे तो। मैं पूरी इजाजत है आपको। नहीं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त गुफ्तगू की, भाई मैं तो मुस्तफ़ीद हुआ। अच्छा, ऐसे सब मैं यहाँ पर आपके अभी तक जो नजम साहब ने इब्तिदा में तारुफ़ी गुफ्तगू और आपने जो बात की, तो उस पर दो तीन मेरे तालिब इल्माना सवालात पैदा हुए हैं। तालिब इल्माना से डरेगा? हाँ, तो सबसे पहले तो ये है कि जब हम पॉलिटिकल इस्लाम की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम उर्दू में सियासी इस्लाम और अरबी में अल इस्लाम अस-सियासी कहते हैं, तो इस इस्तिलाह का मफ़हूम क्या बनता है? और एक और लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इस्लाम और सियासत, तो इन दोनों में कोई फ़र्क है या नहीं है, ये एक ही चीज़ है? अच्छा, हमने शायद उस डेफिनेशन पे एग्री कर लिया था कि सियासत हर वो अमल है। आपने सियासत की डेफिनेशन की, पॉलिटिकल इस्लाम की डेफिनेशन मैं उसी से बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर हमने उस डेफिनेशन पे एग्री कर लिया कि सियासत हर वो अमल है कि जो पॉलिसी और गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करती है, हर वो एक्शन, हर वो अमल है, तो सियासी इस्लाम है
वो हर वो अमल है जो इस्लाम के बताए उसूलों के मुताबिक उन पॉलिसी को गवर्न करना चाहता है, और जो प्रिंसिपल्स इस्लाम ने दिए हुए हैं वो कैरी फॉरवर्ड करता है। अब यानी कि अपनी समझें कि इट्स सेल्फ वो कोई अलग से कोई दुकान नहीं है, अलग से कोई इमारत नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक टर्म यूज़ होती है कॉम्प्रिहेंशन के लिए या आम फहम के लिए कि भाई आपकी सियासत जो है वो बेस करती है आपके किसी की लिबरल वैल्यूज़ के ऊपर, किसी की सियासत बेस करती है उसके सोशलिस्ट वैल्यू के ऊपर। तो भाई मेरी सियासत बेस करती है मेरा जो रिलीजन उसके ऊपर। सो बस मैं उन वैल्यूज़ को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जो फ्रेमवर्क रहेगा उस ताकत के हुसूल के लिए और जो इन्फ्लुएंस करने के लिए, वो तो हर दौर में वेरी होता रहा है, हर दौर में। आज जमहूरियत की मेराज है, कल हो सकता है कि बियॉन्ड, क्योंकि यूरोप में तो इसके ऊपर पेपर्स लिखे जा रहे हैं कि व्हाट इज बियॉन्ड डिजिटल डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, व्हाट इज बियॉन्ड डेमोक्रेसी। तो ये बात तो है ना कि डिजिटल डिक्टेटरशिप मतलब जमहूरियत के भी बियॉन्ड क्या है। तो अच्छा, इसमें मौदूदी साहब ने फरमाया था, आप तस्दीक कीजिएगा मैं गलती कर रहा हूँ बात करने में, कि वो जो करारदाद मकासद शामिल करके आइन को कलमा पढ़ा लिया और अब हमें एतराज़ नहीं है, तो ये वही वाली बात आप कर रहे हैं ना कि तो अगले उस पे मैं सवाल क्या आइन और जो सियासत का निज़ाम तो वही रहेगा, बस आपके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो होंगे जो मजहब ने दिए। मुझे जो उलझन है वो ये कि ये इस इस्तिलाह को इसका मतलब ये कि हम ये कहेंगे जैसे सूफ़ी इस्लाम हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या हम फ़िक़ही इस्लाम की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, या हम मसलक पे आके कहते हैं देवबंदी इस्लाम, शिया इस्लाम, ये इस्तिलाहात। तो ये इस तरह से ये इस्तिलाह जो है इसकी देखें ना आप, ये तो ठीक है कि कुरान में तो इतने नहीं है, लेकिन ये कि चलो बाकी सीरत और इनको लेके कि ज़्यादा अहकाम फ़र्द से मुतालिक है, कुछ है जिसका ताल्लुक़ सोसाइटी या मुआशरे से है, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये सियासत से मुतालिक़ अहकामात है। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं ना कि इस्लाम में सियासत से मुतालिक भी कुछ अहकामात है, या फ़र्द या सोसाइटी मुआशरे के लिए, नज़्म इज्तिमाई के लिए। लेकिन लफ्ज़ पॉलिटिकल इस्लाम में मुझे उलझन है कि क्यों, कहाँ से ये लफ्ज़ आया और इसका पूरा कोई तस्वुर है फ़लसफ़ियाना, कोई इसका कोई बुनियादें हैं या नहीं? पर्टिनेंट सवाल है ये, थोड़ा सा थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में हो जाएगा। मैंने हमें पहले गुफ्तगू हुई थी तो मैंने बताया कि फ़िलॉसफी पे शायद मेरी इतनी गिरफ्त ना हो, पॉलिसी स्टडीज़ मेरी हमेशा रही है, लेकिन मैं उसमें आपकी बात एड्रेस कर दूँ कि थियोलॉजिकली आपकी बात सही है कि पॉलिटिकल इस्लाम कहाँ से आया, ये अकामत दीन के कॉन्सेप्ट से आया, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम इब्न तैमिया, मौलाना मौदूदी, अल्लामा यूसुफ अल करज़ावी, इन सब ने ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये दिए हैं। इसके अलावा जो एक टर्म यूज़ होती है, मैं इसकी फ़िक़ही टर्म भूल रहा हूँ, इसको अंग्रेज़ी में कह लें कि एक तरह से इम्प्लाइड रिकग्निशन, यानी कि कोई चीज़ लिखी भी ना हो लेकिन वो प्रैक्टिकली आपने खुद होते हुए देखी है, तो आप उससे एक इम्प्लाइड मीनिंग, हाँ आप उससे एक बिल्कुल संवाद कर लें, प्रिंसिपल निकाल लें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ुद की ज़िंदगी है वो रियासत उन्होंने कायम की, फिर उसके बाद जो सहाबा किराम जिनके बारे में हम सबका इत्तफाक है कि जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो लेगेसी फॉरवर्ड किए हुए थे, फिर अहले बैत ने भी, अगर आप उस तरफ जाएँ तो फिर अहले बैत ने भी एक रियासत कायम की हुई है। सो ये प्रैक्टिकली हमें दिखता है कि उन सब ने वो काम किया। तो अगर वो चीज़ सब कर रहे हैं तो उसके बाद अगर 1000 साल बाद या 1100 साल बाद जाके कोई एक रियासत, इस्लामी रियासत कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसका कोई कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो जो सब कर रहे थे वो शायद वो गलत कर रहे थे और 1100 साल बाद हमें ज़्यादा ये चीज़ आई समझ में। थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आपका बहुत अच्छा सवाल है, उसमें मैं एक चीज़ भी ऐड करूँ, ये चीज़ लाजमी ऐड करना चाहूँगा कि जब भी मैं जमहूरियत का एक बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ, मैं जमहूरियत पर इसलिए भी यकीन रखता हूँ कि जमहूरियत वो निज़ाम है, वो सिस्टम है जो इंश्योर करता है, वो एक मेथड है जो इंश्योर करता है कि सोसाइटी की विल क्या है, सोसाइटी किस हवाले से फंक्शन होना चाहती है, वो एक मेथड है। और इतना सोफिस्टिकेटेड मेथड जो है ये इंसानों की एक बड़ी ज़बरदस्त तख्लीक है, मैं समझता हूँ। इन्वेंशन ही मैं कहूँगा, लेकिन बड़ी, जैसे ये माइक एक तख्लीक है, एक कैमरा तख्लीक है, ये सारी टेक्नोलॉजी तख्लीक है। तो जमहूरियत भी उसने मुख्तलिफ फॉर्म्स दी, तो उसने एक बड़ी ज़बरदस्त ये एक इन्वेंशन है कि जो इंश्योर करती है कि जी सोसाइटी की अमूमी राय क्या है कि वो कैसे चाहती है होना। तो सियासी इस्लाम के हवाले से भी सेम चीज़ है कि अगर सोसाइटी अपने लिए कोई गवर्नेंस सिस्टम चाहती है अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक, और वही मैं जो एग्जाम्पल इसलिए भी दी कि भाई अगर मैं चाहता हूँ कि या आप चाहते हैं कि जी हमारी ज़िंदगी इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चले, और पूरी सोसाइटी ये चाहती है, मीनी की सोसाइटी की मेजॉरिटी ये चाहती है, तो उन पे हम क्यों कदगन लगाएं कि वो ऐसा गवर्नेंस सिस्टम बनाएं कि जिसमें इस्लाम पे चलना आसान हो जाए, ये उन पे पाबंदी क्यों लगाई जाए। और
ये इस बात से इत्तेफाक है कि इसके ऊपर कुछ डिफरेंस ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इकामत दीन का कॉन्सेप्ट जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी कि कुछ लोगों ने तो करना ही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये अगर सही हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई मसले की बात नहीं है। इसमें आगे इंशाल्लाह थोड़ा तफसील से बात करेंगे। हाँ जी, तो इसमें ये बात तो सही है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ये चाहती है कि जी हमारी लाइफ उस तरह से ऑर्डर हो, तो हम उनके ऊपर क्यों कदम लगाएं? नहीं जी, आप जो है वो इसको सेपरेट ही रखें, कोई ताल्लुक नहीं है रियासत का मज़हब के साथ। आप जो है वो परेशान होते रहें, अपने बच्चों की तालीमी जो हवाले हैं उनके हवाले से परेशान होते रहें, अब अपनी जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें परेशान होते रहें कि जी कोई ज़कात का निज़ाम कायम नहीं हो सका, कोई ऐसा माशी निज़ाम कायम नहीं हो सका कि जो सूद के खिलाफ के बगैर हो, कोई ऐसा बैंकिंग सिस्टम नहीं कायम हो सका जो सूद के बगैर हो। तो यानी कि आपको परेशान करके ही रखना है। तो फिर एक इंडिविजुअल के लिए अगर तो कॉन्सेप्ट यही है कि क्योंकि ये लिबरल वर्ल्ड व्यू का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है कि जी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, और जिसके ऊपर इस्लाम और वो सेम है, यानी कि ये कॉमन ग्राउंड निकलता है लिबरल वर्ल्ड व्यू का और इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम का, कि जी सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप सेल्फ डिटर्मिनेशन इंसान की, क्योंकि हर एक ने अल्लाह को अलग अलग जवाब देना है। तो जब ये कॉमन ग्राउंड सेम निकल रहा है तो उसके ऊपर अगर सोसाइटी उस सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट को यूज़ करते हुए वो सोसाइटी अपने लिए चूज़ कर रही है, तो आप इसके ऊपर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं जी नहीं, आप इसकी तबलीग भी ना करें, आप दूसरों को समझाए भी नहीं कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है, और आप बस अपनी ज़ात की हद तक महदूद रहें। ये इट्स वेरी अनइंटेलिजिबल आई वुड से। अगर ये इजाज़त नहीं देंगे तो जमहूरियत तो खुद एक मज़हब की तरह सामने आएगी ना, कि जहाँ पर आप लोगों को इख्तियार के बजाय लोगों पर नाफिज करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया कि आप ये कह रहे हैं कि जी जमहूरियत ही लीजिए और हमारी वाली जमहूरियत लीजिए, वो हमारा मतलब मंजन लीजिए, कोई और नहीं जाइए, यही लीजिए, यही को आप इसी को यूज करना है। तो यानी कि आप अगर आप बचना चाह रहे हैं किसी ऐसे मॉडल से कि जिसमें आवाम की जमहूर की राय की इज्जत नहीं है, तो आप खुद उस तरफ जो है वो निकल। दूसरा वो मेरा सवाल था, ये जो आप लोगों ने बात की ना रियासत और मजहब का ताल्लुक, तो उसके ऊपर यानी ये हम सेकुलरिज्म के मैदान में जाएंगे। तो अब थोड़ी सी मुझे इसकी वजाहत चाहूँगा आपसे कि क्या है सेकुलरिज्म की जो इस्तिलाह है, और दूसरा जो आपने मिसालें दी ना, मेरे ख्याल से वो लोग यूँ नहीं पेश करते जो इसके दाई है ना, वो ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब या मज़हब और स्टेट में ताल्लुक़ की जो नौइयत है वो ये है कि रियासत का कोई मज़हब ना हो। मिसाल के तौर पर आपके मुल्क में जैसे नजम साहब ने करारदाद मकासिद की मिसाल दी, जिसको कुछ लोग करारदाद मफासिद भी कहते हैं, तो उसने कुछ लोग कहते हैं बहुत ही बुरे लोग हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो ये कहते हैं कि उसके ज़रिए आपने रियासत को कलिमा पढ़ा दिया। अब टीटीपी और ये दाइश और ये अलकायदा बरसगीर, ये सब का ये कहना है कि भाई आप ये फ़रेब है, ये मतलब कि स्टेट को कलिमा पढ़ा दिया, बाकी सब कुछ तो आप गैर इस्लामी कर रहे। तो उसमें ये नहीं है कि मज़हब का स्टेट नहीं होगा, यानी आपके मुल्क में ये नीम जमहूरी, नीम इस्लामी, नीम लिबरल, नीम सेकुलर मुल्क है पाकिस्तान जो है ना, इसका कोई अभी तक मुकम्मल कोई वो उसके ऊपर वो नहीं है। तो वहाँ पर यहाँ पर कुछ भी हो, कोई ईसाई जितना भी काबिल हो, दुनिया का जीनियस तरीन आदमी आपके मुल्क में ईसाई पैदा हो जाए लीडर की तमाम खूबियों के साथ, वो आपके मुल्क का सदर और रज़ा नहीं बन सकता आइन में, ठीक है, आपकी आइन के रूह, जाहिर सी बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये देखने लगे शिगरी साहब की ख्वाहिश है क्या, नहीं हमारी तो ख्वाहिश है। बिलावल साहब ने भी कहा था कि मेरी भी ख्वाहिश है। आपने ना दो अलग अलग, तो ये इस तरह नहीं है, मतलब ठीक पर्टिनेंट बात है, लेकिन दो सेपरेट चीज़ें, इसको थोड़ा सा सेपरेट लेके चलते हैं। पहली बात आपने कहा कि सेकुलरिज्म ये कहता है कि रियासत का कोई मजहब नहीं होगा, लेकिन रियासत की आइडियोलॉजी हो सकती है, यानी कि जैसे चाइना है, जैसे रशिया है, उनका सोशलिस्ट मॉडल है ना, चाइना को कहते हैं सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रियासत की लेकिन वो लोग लिबरलिज्म वाले नहीं है ना, ये तो लिबरल सेकुलरिज्म है, जिसके अंदर ये है कि कोई आइडियोलॉजी भी ना हो। नहीं, अब ये तो ऐसा नहीं है, तो एक आइडियोलॉजी नहीं, माशी आइडियोलॉजी मैं थोड़ा सुधार करूंगा इससे, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि जितने भी लिबरल डेमोक्रेसी के प्रोपोनेंट्स हैं वो सब ये कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, वो किसी और फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को नहीं मानते। और ये बताइए, लिबरल डेमोक्रेसी खुद आइडियोलॉजी है ना? हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, कि अगर तो इशू रिलीजन से है तो भाई ठीक है, रिलीजन का नाम चेंज कर दें यार। अगर किसी की आपने तीसरी दफा बात की ना, अब मैं शेर सुनाऊंगा। मैं 2 दफा रोक लिया था। वो इकबाल का शेर है कि लफ्ज़ इस्लाम से यूरोप को अगर कद है तो खैर, दूसरा नाम इसी दीन का है फ़क्र गुयूर। तो ये इकबाल भी कह चुके हैं वाली बात।
तो नहीं वक्त वहाँ बात होती है ये कि जी अब इस्लाम को रीब्रांडिंग की ज़रूरत है, तो शायद लेकिन बाकी अगर कोई रियासत सेकुलर भी हो तो ठीक है, उसकी पॉलिसी आइडियोलॉजी हो सकती है। नहीं जो मुआशरे में आप मेरे सवाल जवाब देना, आप सवाल ही पूछे जा रहे हैं भाई, ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है, नहीं वो आपने 3 दफा सवाल कर लिया कि लिबरल आइडियोलॉजी रखना ये आइडियोलॉजी नहीं है रियासत की। आप उसको देख रहे हैं, आप उसको मजहब के फ्रेमवर्क से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मजहब के फ्रेमवर्क से ना देखें, आप इसको समझें कि ये सिंपल एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है या नहीं है, एक नजरिया है। आप बताएं ना। नहीं मैं क्या बताऊं, नहीं क्यों नहीं बताएंगे, आप बताएं, आपको नहीं पता ज्यादा। तो मैं जो मेरा आर्गुमेंट है ना, पहला आर्गुमेंट तो ये था कि जी ये एक आइडियोलॉजी है, इसको मजहब कह लें, कुछ भी कह लें, भाई एक आइडियोलॉजी है। तो अगर रियासत उनका कहना क्या है, उनका कहना ये है जो सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट स्टार्ट हुई थी ना, उसकी जो एसेंस थी, वो उनका ये कहना नहीं था कि जी कि हमें इस आइडिया से इशू है। उनका ये कहना था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है, जो चर्च ने सारी पॉलिटिकल पावर अपने पास रखी हुई है, वो हमारे फैसले खुद कर रहा है। उनको जो इनिशियल इख्तिलाफ था वो ये था कि भाई हमें इख्तियार दो ना, इंसानों को इख्तियार दो, आप क्यों खुदा बन के बैठे हुए हैं। यानी कि चर्च जो है वो बादशाह जो है वो कहते थे खुदा की आवाज़ है, तो वो क्यों खुदा बन के बैठा है, बाइबल को वो इंटरप्रेट हाँ करेगा, वो क्यों करेगा। असल जो फड्डा था वो यहाँ से शुरू हुआ कि उनका आर्गुमेंट, इनिशियल आर्गुमेंट ये था, हमारे तो ये इशू ही नहीं है, हम तो खुद कहते हैं कि जी अवामी जमहूर के थ्रू जो भी गवर्नेंस सिस्टम बने वो बन जाए, हमें इससे इख्तिलाफ ही नहीं है। तो जो इशू था वो पॉलिटिकल कंसंट्रेशन के ऊपर था, थियोक्रेसी के अगेंस्ट था। ये दो टर्म है, ये दो आगे, थियोक्रेसी और थियोलॉजी। थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट इट्स एक डिफरेंट फ्रेमवर्क है बिल्कुल, और थियोक्रेटिक स्टेट होना एक डिफरेंट है। दोनों में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जौहरी लेवल का फ़र्क है, न्यूक्लियर लेवल का फ़र्क है। एक में कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर है, ईरान और अफगानिस्तान, हाँ, ईरान, ये दोनों क्या है? ईरान पहले कह दिया था उन्होंने, ईरान इज अ कौज़ाई थियोक्रेटिक स्टेट। कौज़ाई इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसमें बहरहाल कुछ पावर डेलीगेट हुई हुई नीचे, ठीक है, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, लेकिन वो हुर्फ आखिर वो उनके विलायत फ़कीह, हाँ जी वही हैं। तो इसलिए अफगानिस्तान तो प्रॉपर थियोक्रेटिक स्टेट है, मतलब कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखनी हो तो आपको अफगानिस्तान, तो खिलाफत का तो मॉडल यही था, खिलाफत राशिदा का मॉडल यही है जो अफगानिस्तान में, और किसी हद तक ईरान में। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। हतमी आखिरी जो, अच्छा, आपको ये नहीं पता कि लिबरल जो डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी है या नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि अफगानिस्तान में मेरा सैयद अबुल आला मौदूदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि रिज़वानुल्लाह अलैहि से जो माछीगोट के इज्तिमा में इख्तलाफ हुआ था, उसमें एक बात ये थी कि वेटो पावर जो है ना अमीर को होगा। क्या मतलब है, क्या फर्द आखिरी अथॉरिटी फैसले का उसको है, कोई राय से नहीं करेंगे कि ज्यादा राय है, तो वो खिलाफत राशिदा का मॉडल ही। इसमें एक सवाल है मेरा, बिल्कुल अफगानिस्तान में खिलाफत राशिदा है इसमें, बल्कि नहीं, 2 सवाल है, और यकीन जाने ये 2 सवाल मैं पिछले 15 साल से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों से, मुझे नहीं मिल पा रहा। सबसे नंबर 1 सवाल ये है कि खलीफा कैसे मुंतखब होगा, नंबर 1, और नंबर 2, ये तो आप पॉलिटिकल इस्लाम वाले बताएंगे ना। नहीं, अगर कोई ये कह रहा है कि जो अफगानिस्तान का मॉडल है वो बिल्कुल ऐन खिलाफत है, इससे पहली बात तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करता, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहा कि उसमें खलीफा कैसे मुंतखब होगा, नंबर 1, हजरत अली की तरह इंतखाब हुआ है। और दूसरा इस पे सवाल ये है कि ये इस्लामिक डॉक्ट्राइन में इस पे तो सब इत्तेफाक है ना कि भाई खलीफा अगर हुदूदुल्लाह को पामाल करने की कोशिश करेगा तो इसका फैसला कौन करेगा कि हुदूदुल्लाह पर पामाल हो रहा है नहीं हो रहा। नहीं, कुछ हुदूदुल्लाह तो बिल्कुल वाज़ी है ना, वाज़े हैं, लेकिन हुदूदुल्लाह खुद थोड़ी आके बोलेंगे कि जी मैं पामाल हो रहा हूँ। देखिए ना, हाँ। कोई इंसान होगा, उसकी आवाज होगी, वो कौन इंसान होगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तज़ा मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम, अमीर माविया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, और उसके बाद कौन आया? इन सब का तरीक़ा अलग है इंतखाब का, ये अलग अलग तरीक़ों। इस्लाम ने कोई ऐसी, यही तो झगड़ा है जो आप लोग जब मज़हब इस्लाम को सियासत साबित करते हैं, या जो पॉलिटिकल इस्लाम के दाई है, उन पर सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि वह जो सबसे मेन चीज़ है इस्लाम सियासत में कि हाकिम को कैसे लाना है, किस तरह से चुनना है, वो है ही नहीं इस्लाम में, इसीलिए हर एक का अलग हुआ। तो ये जो अमीरुल मोमिनीन हमारे इस वक्त अभी अफ़गानिस्तान में माशाल्लाह से मौजूद है, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और इस सिस्टम को मजबूत करे। वहाँ पर वली फ़क़ीह मौजूद है, अल्लाह ताला उस निज़ाम को मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम दे। मतलब यहाँ अल्लाह करे इस तरह के निज़ाम ना आए, लेकिन उनके तो भाई वो एन यही तरीका है ना कि आपने, यानी अब जैसे हम अभी मुल्ला हिबतुल्लाह कैसे आया, ये हंसी निकाल दीजिएगा, लोग खफा हो जाएंगे। देखें मुल्ला हिबतुल्लाह हफिज़हुल्लाह ताला कैसे इक़्तिदार में आया, 20 साल इन्होंने जिहाद किया,
अमेरिका के खिलाफ, गासिब कौम के खिलाफ करते 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 जब उसको भागना पड़ा तो ये लोग हुकूमत में आए और सब ने मिलकर इनको कहे हम में सबसे आलम, सबसे आलिम, सबसे जयीद उम्र जो शराइत बयान की वो आप है, लिहाजा आप हमारा खलीफा बन गए। वो जो तालिबान जिन्होंने ये इनकलाब लाया, इनकलाबी लोगों ने, यानी कि जो गिरोह फाते हुआ उसी ने फैसला कर लिया कि हम में ज्यादा आलिम यही है, ज्यादा बुजुर्ग यही है, ज्यादा तो यानी कि मुशावरत का एक मॉडल था ना वहाँ पे। बट ठीक है, सही है, कह सकते। अच्छा, अब जो फर्क क्या है? अच्छा, अब देखें फर्क क्या हुआ। फर्क ये हुआ जो उनके मॉडल में और मौलाना मौदूदी या अल्लामा यूसुफ अल करज़ावी के मॉडल में जो फर्क हुआ वो ये हुआ कि वो ये कहते हैं, उन्होंने एक किस्म की एक उसे एक मतलब मैं कोई गलत सवाल लफ्ज यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन उन्होंने एक किस्म की कितना गलत सवाल कर लेंगे, एक इस्लामिक एलीट उन्होंने बना ली, इस्लामिक एलीट उन्होंने बनाई हुई है कि जी ये जो हमारे लोग हमसे जो रिलीजियस एलीट हो, जो हाँ रिलीजियस एलीट जो ये लोग लड़ रहे हैं ना, बस भाई यही पहुंचे हुए लोग हैं, यहीं जाएंगे, इनका बेड़ा पार है और बाकी सब आप लोग बेवकूफ़ हैं, आप लोग को कोई अकल नहीं है। इस्लाम इसके मुखालिफ है, क्योंकि खुतबा हिज्जतुल विदा और जितने भी इस्लामिक डॉक्ट्राइन के प्रिंसिपल्स हैं वो यही कहते हैं कि ख़त्म नबूवत के ऊपर हम सबका ईमान है और ख़त्म नबूवत के जो इम्प्लीकेशंस हैं ना वो दो हैं। पहली इम्प्लीकेशन तो ये है कि भाई उसके बाद अल्लाह के नबी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे पहली, और दूसरी ये कि वही भी नहीं आएगी। तो अब अगर वही भी नहीं आएगी तो उसका मतलब ये है कि ये तय करने वाला कौन होगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो उसके लिए मुशावरत का सेटअप है। अब मुशावरत का सेटअप कैसे है कि भाई कुछ लोग अहले इल्म लोग वो मुशावरत करेंगे और अपने लिए गवर्नेंस का निज़ाम बनाएंगे। अच्छा, अहले इल्म लोग कौन होंगे, इसका फैसला कौन करेगा? तो आप अल्टीमेटली मतलब आप जितनी भी लेयर्स बनाते जाएं, अल्टीमेटली आवाम के पास जाकर ये फैसला पहुंचेगा कि आवाम बताएगी कि जी हम समझते हैं ये अहले इल्म है, अहले इल्म बताएंगे जी हम में सबसे अच्छा ये है। तीन खुलफा में किसका ऐसा हुआ है आप बताएं? इब्तिदाई तीनों जो तीनों का मॉडल है उसमें एक कह लें कि हज़रत अली का तो किसी हद तक ये हुआ है, बाकी तीनों का बताएं। देखें हिस्ट्री में बहुत इख्तलाफ है, लेकिन इस पे इंशाल्लाह इत्तेफाक है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि तीनों खुलफा राशिदीन जो थे, जो खुलफा सलासा जिसको कहते हैं, जी उनमें बैत हुई है जिसे हज़रत अबू बकर को कैसे खलीफा बनाया था? उस वक्त जब हुजूर का विसाल हो गया था, कुछ लोग थे वहाँ मौजूद थे, कुछ लोग थे, हाँ ठीक है, उन लोगों ने बनाया, मुशावरत का सेटअप एक बन गया, बाकी सबने मान लिया भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ मुशावरत आप कैसे कह रहे हैं? हज़रत अली आखिर नहीं आपकी बात सही है, नहीं आपकी इनकी बात सही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी जिसके ऊपर इत्तेफाक कर लेगी वही होगा, रिगार्डलेस कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। आपने सक़ीफ़े बन सादा देखा है अभी जो वहाँ कायम, कितने लोग आ सकते हैं उस कमरे में? वो मुझे सब पता, बात नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ ना। अच्छा देखिए हमने एक सवाल, बड़ी जगह, अच्छा इसमें एक सवाल इसमें एक सवाल है, आपको नहीं पता था लिबरल डेमोक्रेसी नजर ही आएगा, तो ये इसका जवाब मैं भी उम्रे पे आप जाते, जवाब मैं भी नहीं दूंगा। अच्छा इसमें एक मेरा भी सवाल बनता है, अगर मुझे इजाजत हो, कि जो वहाँ पर जिन लोगों ने बैत की, हमारे पास कोई डेटा है, नंबर है कि अगर फॉर एग्जांपल उस वक्त, चलो दूसरा खलीफा का बता, नहीं बात है कि पूरी उम्मत का उस पे इत्तेफाक है। एक सवाल है हमारे पास कोई डेटा है कि अगर वहाँ पर एग्जांपल है मदीना में 100 लोग थे, एग्जांपल दे रहे हैं, तो 100 में से कितने लोगों ने बैत की, कितने लोगों ने बैत नहीं की? हमारे पास कोई डेटा है भाई? सब बात में तो सबने बैत कर ली, जब खलीफा बन रहा था उस वक्त की बात करें ना। मैं ये करूँ ना कि जब अभी शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह हमारे वज़ीर आज़म है ना, आप लोग 47 और उसका ताना देते, हम RTS का ताना देते, फिर उससे पीछे हम जाके ROs का हम ताना देते, तो ये ताने तो चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म तो वही है, बिल्कुल कुछ भी हो, यानी एक लिहाज से जो कुछ इनकी ज़ेर निगरानी फैसला को हम पे उसका निफाज हो जाएगा ना, चाहे मैं उनको वज़ीर आज़म मानो या ना मानो। बिल्कुल, तो इस मफहूम में तो बात में लोगों ने बयान कर ली, लेकिन खलीफा मुंतखब करते वक्त नहीं बनाया। लेकिन ये बहुत पुरानी बहस है। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं बस इसको यहाँ छोड़ देता, आगे लीगल जूरिस्प्रूडेंस की बहुत पुरानी बहस है ये, कि जी अगर लेजिटिमेट तरीके से भी अगर कोई इक़्तिदार में आ गया है तो उसकी जो इस्लामी फ़िक़्ह में बहुत तवील बहस है, इसकी लेजिटिमेसी है वो वैलिड है या नहीं है, और इसके ऊपर इसमें सिर्फ इस्लामिक जो जूरिस्प्रूडेंस में नहीं बल्कि जो कन्वेंशनल मॉडर्न जिसको कहते हैं मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस, उसमें भी बहुत बहस है कि जी वही, और वो क्यों है, क्यों कहते हैं जी बादशाह था, बादशाह ने कानून दिया हुआ तो भाई वो वैलिड है। सो ये तो एक लंबी बहस है। जो इनिशियल जो मेरा आर्गुमेंट था ना वो था प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसूलों के ऊपर। वो उसूल और ज़ाहिर सी बात है हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो शायद मेथड चेंज मिले। उसूल ये है कि भाई मुशावरत से बनेगी हुकूमत। अब मुशावरत किससे बनेगी? वो लोगों की मुशावरत से बनेगी। अगर कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी किसी को लगती है हुई है तो वो
इन उसूल के खिलाफ तो नहीं जाए ना वो, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बोले कि इन उसूलों के खिलाफ जाके कुछ मामला हुआ तो एटलीस्ट वो रेफर तो उसूलों की कर रहा है ना। तो आज के लिए तो अगर हमने आज के लिए अपने लिए मशवरा लेनी है तो उन्हीं उसूलों पर रहना ना भाई, कि मुशावरत करनी है, और मुशावरत के लिए जो है वो कौन करेगा, वो अहले इल्म करेंगे। अहले इल्म की डेफिनेशन कौन होगी, वो आवाम बताएगी कि वो जिनको अहले इल्म समझती है। तो ये जमहूरियत ने ये काम आसान कर दिया हमारे लिए, उन्होंने एक सिस्टम दे दिया हमें। अगर सही एक्चुअल मायने में जमहूरियत हमें मिल जाए तो हुजूर की हदीस थी अलाइमतु मिन कुरैश, तो मुशावरत किधर से आने वहाँ। तो ये ऐसे ही मतलब जब हमने ये दबाव आया ना जदीद दुनिया का, तो हम जल्दी हमने कहा कि यार कुछ चीज़ें जमा करो। अब गामिदी साहब अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, तवील उम्र अता करे उनको, हफीज़ुल्लाह ताला, वो हर वक्त वो आयत देते कि वो अमरुम शुरा, भाई अमरुम शुरा वे उनसे हुकूमत का क्या ताल्लुक़ है यार, वहाँ ना आगे पीछे आप खुद नफ्ज़ में आयात और रब्त आयात की बात कर। अभी अगले उसमें 6 घंटे का पॉडकास्ट कर लिया आपने, 3 घंटे इसकी बारी नहीं है ना पॉलिटिकल इस्लाम वाली पे करने। तो आप उनसे पूछेगा जो आज नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब उन दो देखो हुजूर से कहा वशाविरहुम फिल अमरी व इज़ा अज़मता फतवक्कल अल्लाह, ठीक है, वो किसी मामले में हो गया, चलो हुजूर को मशवरे का हुक्म है, ठीक हो गया। दूसरा अमरुहुम शुरा बैनहुम, मोमिनीन की सिफात में एक चीज़, लेकिन उसका इतलाक़ इस तरह से नहीं है ना कि ये हुकूमत हाकिम बनाने के लिए था। और चलो फिर हमारे यहाँ शुरू के मुतकल्लिमीन फ़ुक़हा ने इसको करके हिल्ल अक़्द की एक इस्तिलाह वजह की कि सिर्फ चुनिंदा लोग होंगे जो खलीफा के इंतखाब में हिस्सा लेंगे, अवाम का कोई नहीं था। ये तो शुक्र है जमहूरियत का, सेकुलरिज्म का, सोशलिज्म की बरकतें हैं जिसने अवाम एक आम आदमी को जो मेरा इनिशियल सवाल था वो आपने उसको एड्रेस नहीं किया। मेरा इनिशियल सवाल का जवाब थोड़ा हम तो आपसे सीखने आए हैं। मेरा इनिशियल सवाल ये था, अपनी चक्कर चला के दूसरे को, मेरा इनिशियल सवाल ये था कि ये कौन तय करेगा कि वो चुनिंदा लोग कौन होंगे। नहीं, अब जैसे अगर हम तीनों इधर बैठे हैं तो पता है ना, आपकी तालीम इतनी ज्यादा है, इनकी नहीं, हमारी इतनी नहीं है, तो बस पता हो किसी को इत्तेफाक करना पड़ेगा ना। अच्छा, जिनकी तालीम नहीं तय भी उन्होंने किया है। नहीं, जो भी मैं देखें, मेरा आर्गुमेंट क्या था, वही ना, हम तो अवाम है भाई, जो भी तो ये तो कह रहा है अवाम ने तय करना है। जो भी लिमिटेड लोग होंगे जो भी फैसला कर रहे होंगे, वो फैसला कौन तय कर रहा होगा भाई, वही तो अब रुक गई है, वही तो नहीं आ रही है। अच्छा, आगे एक और चीज में बस ये वो ना ये बात रह जाए, आपने ये फरमाया कि लिबरलिज्म को हमारे यहाँ बहुत मनफी पेश किया गया, तो क्या मतलब कोई मुस्बत चीज भी है, थोड़ा ये बताए ना, क्योंकि हम तो इसको मनफी समझते हैं। ये बाउंसर मार रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को देखें तो कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है। कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर तो आप क्रिश्चियंस के साथ भी बैठ सकते हैं। और लिबरलिज्म क्या है, मैं अर्ज कर रहा हूँ, लिबरल वर्ल्ड व्यू 3-4 चीज़ों पे मुनहसर है। इक्वालिटी के ऊपर कि भाई सबको बराबरी हो, ठीक है, नेगेटिव राइट्स की जंग, यानी कि नेशनल राइट जिसे कहते हैं, नेशनल राइट्स के भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू वेल्थ, इस तरह के 4-5 हैं। तो उनको वो इंश्योर की जाए, इक्वालिटी हो, और उसमें यानी कि जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये है कि आज़ादी हो रहा हो, वो तो उन्हीं राइट्स में आ गई है। इक्वालिटी मैंने जैसे बताया, और ये नेगेटिव राइट जिसे कहते हैं, नेशनल राइट्स, उनकी वो इंश्योर करना। और इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर ना हो, यानी कि किसी एक जगह पे ताकत का कोई ऊपर ना बैठा हो, वो फौजी हो या बादशाह हो या कोई और हो, उसके बाद ये पावर की कंसंट्रेशन ना हो। सो अब उसके कुछ इस पे बहुत डिटेल गुफ्तगू हो सकती है मेरे ख्याल से, एक अलग पॉडकास्ट है। बस मैं ये फरमा रहा हूं कि अगर इस तरह देखो तो इस्लाम में और इसमें इतना नहीं, मैं कह रहा हूं कुछ कॉमन ग्राउंड्स निकल सकते हैं। जैसे इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स हैं, तो उनके इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो क्लासिकल लिबरल थ्योरी है उसमें मैं बिल्कुल वही अर्ज करूँगा कि जैसे अहले किताब के साथ किसी बात पे अंजुमन हो सकता है, ताज़ हो सकता है, उस तरह लिबरल वर्ल्ड व्यू के ऊपर भी कुछ बातों पे इत्तेफाक हो सकता है, और उसके ऊपर अंजुमन हो सकती है, एक साथ बैठ सकते हैं। यह पाकिस्तान में शायद इसलिए है कि जो पाकिस्तान में अपने आप को लोग सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं लिबरल हूँ, वो शायद मज़हब से नफरत ज़्यादा करते हैं। वेस्ट में ऐसा नहीं है। वेस्ट में जो लोग अमूमन अमी तौर पर लिबरल समझे जाते हैं, वो तो इस्लामोफोब के खिलाफ खड़े होते हैं, बल्कि वो तो फ़लस्तीन के लिए हक में खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान में शायद इस वजह से वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। लेकिन जो प्रिंसिपल आइडिया ये है कि भाई कॉमन ग्राउंड तो किसी साथ मिल जाए आपको, आप उनको। बहुत शुक्रिया। और उसमें एक बात ये भी है ना कि जो हमारे जो लिबरल दोस्त हैं, तो वो वही बात करते हैं जो हमारा आज का मौजू है, और जिससे हम आगे पीछे थोड़ा हो गए कि क्या रियासत और मजहब में कोई गठजोड़ होना चाहिए, यहाँ पे सेपरेशन होनी चाहिए। इसमें आगे पीछे तो हम नहीं, हम तो सही से चल। नहीं, आपने मिसालें असल में वो पॉलिटिकल इस्लाम वाली इस तरह ना, मुझे इससे बहुत उलझन है काफी अर्से से, तो मैंने नजर आ रही है मैं वो हाँ समझने में। आप देखें, आप मैंने कहा कि चलो आपसे मैं देखें, आप बहुत अच्छा बता दिया। मेरा ये कि मैं तो समझता हूँ पोस्ट मॉडर्निज्म का मैं भी शिकार हूँ कि भाई टर्म पे एग्री नहीं करे तो नाम चेंज कर ले, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है ना, देखिए उसूल जो है ना, उसूल वो आफाकी होते हैं।
प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं, प्रिंसिपल से हमें जो है ना मुनी जुड़ना चाहिए। नहीं वो तो प्रिंसिपल से एग्री करें। मैं बस आखिरी इस मौजू के ऊपर मैं एक आखिरी एग्जांपल दूंगा, इस मौजू पे आखिरी एग्जांपल दूंगा, भी चलेगा आगे भी, नहीं मतलब इस डोमेन में, इस हिस्से में कि जैसे एक लॉ इकोनॉमिक्स की टर्म है जिसके हम कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एक बहुत ही इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। यानी कि उसकी एग्जांपल ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन है, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो माशरे में एक मनफी अमल के साथ वो प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे उसकी एग्जांपल ये है कि एक फैक्ट्री लगाई हुई है आपने, वो फैक्ट्री जो है वो 100 कपड़े बनाती है दिन के। अब 100 कपड़े बनाती है, उसमें 500 रुपये कमाती है एग्जाम्पल के लिए। लेकिन जो उसकी इमिशन है, कार्बन इमिशन है, वो सोसाइटी के लिए इतनी ज़्यादा है कि वो कॉस्ट बढ़ रही है। यानी कि जो उसकी अफादियत है सोसाइटी के लिए वो कम हो गई है, और जो उसकी सोसाइटी को कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ये कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है, कोडी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बताने के लिए। तो जो सियासी इस्लाम या इस्लाम पे मबनी जो गवर्नेंस है, उसमें भी देखेंगे ये ना कि अगर सोसाइटी को लगता ये है कि सोसाइटी के लिए कुछ चीज़ें हार्मफुल हैं, तो वो चीज़ें पॉलिसी अफेयर्स में आनी चाहिए। उसकी एग्जांपल ये है कि भाई हमारी बहुत सारी ख़वातीन हैं, इतनी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, आप कितने केसेस सुनते होंगे कि फलां ने PhD किया हुआ है इतनी, लेकिन वो माश के हवाले से परेशान है और माशी तंगदस्ती का शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ ख़वातीन हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नाच के और डांस के और अपनी जिस्म की नुमाइश करके पैसे कमा रही हैं। तो अब अगर वही यहाँ पे इख्तलाफ होता है, मेरा लिबरल वर्ल्ड व्यू से इख्तलाफ होता है। वो कहते हैं जी वो तो प्राइवेट लाइफ है, वो उनको छोड़ दो। नहीं जी, प्राइवेट नहीं है, क्योंकि उनके कलेक्टिव एफर्ट से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। जो वो अगर अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में उससे पैसा कमा रही हैं तो ठीक है, वो मसला नहीं है। मसला ये होता है कि उसकी वजह से जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बढ़ रही है कि अब ख़वातीन अपने लिए करियर चूज़ करने के लिए वो क्या चूज़ करेंगी कि भाई पैसा तो यहाँ पर ज़्यादा है, वो बजाय PhD करने के वो यहाँ भी जाएंगी। सो जो गवर्नेंस का मॉडल है ना, वो सोसाइटी की कंसेंट के ऊपर और सोसाइटी के रवैये के ऊपर अपनी पॉलिसी जो है डिवाइस करता है। ये पॉलिसी लैंग्वेज की एक बहुत ही डिटेल गुफ्तगू है, लेकिन एग्जाम्पल इससे पर्टिनेंट है कि अगर आप इस्लाम को निकाल दें, साइड कर दें, तो फिर तो सोसाइटी आप अपनी ज़ाती जो जिसे कहते हैं प्राइवेट लाइफ में, वो भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। डिग्री साहब को ये बात पसंद आ गई आपकी? मैं इस पर कोई अपनी राय का इज़हार नहीं कर रहा क्योंकि इस पर बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं इन बातों पे। तो अच्छा ये बताएं, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, पॉलिटिकल इस्लाम के मॉडल्स पे तो आ देना। यासिर साहब ने सिर्फ सियासत की डेफिनेशन की थी, इस पूरे इस्तिलाह की नहीं, इसलिए बात अब तो हो गई ना। अब बताएं सर इसमें मॉडल कौन सा है, क्योंकि अब सवाल जब हम यहाँ तक आ जाते हैं बहस में, अब ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें रह भी गई हैं अभी, लेकिन बाद उनको छोड़ देते हैं। तो अब कौन सा वाला मॉडल है, क्योंकि इस्लाम में जब हम देखते हैं तो मुख्तलिफ ताबीरात हमें मिलती है ना कि ये निज़ाम नाफिज होना चाहिए। ईरान वाला भी है, अफगानिस्तान वाला भी, सऊदी अरब का भी, अगर अब तो वो काउंट नहीं होता लेकिन ये करते रहते हैं शेखी साहब काउंट। तो कौन सा वाला मॉडल है जो हमारे लिए फिट है? सही है, ये बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एतराज़ यही होता है कि कौन सा वाला इस्लाम। वो एक मशहूर किसी डिबेट में मैंने सुना था कि कौन सा इस्लाम, वो सिराजुल हक वाला इस्लाम या मौलाना फजल रहमान वाला इस्लाम या विलायत फ़क़ीह वाला इस्लाम या अहले हदीस वाला इस्लाम, मुल्ला हिबतुल्लाह वाला, हाँ बिल्कुल, तुर्की वाला इस्लाम भी बहुत, और आपके खान साहब वाला इस्लाम, हाँ वो भी इस्लाम है। फिर एक भुट्टो साहब इस्लाम लेके आते हैं, इस्लामिक सोशलिज्म लेके आते हैं इस्लाम। तो देखें उसका एक आसान सा सादा सा जो जवाब है वो ये है, बिल्कुल आसान सा, रिजाइडिंग इनटू प्रिंसिपल्स, वो ये है कि अगर कोई कहता है कि ठीक है रिलीजन को साइड पे निकाल दें, हम कोई रिलीजन से हट के अपना मॉडल बनाएंगे, तो फिर कौन सा गवर्नेंस का मॉडल? दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपके पड़ोसी चाइना है, उसका एक सेकुलर जो उसका सोशलिस्ट मॉडल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसको वो कहते हैं मेरिटोक्रेसी, उसको कहते हैं, वो मॉडल है। हालांकि वो क्यूबिया का बिल्कुल अलग है, ठीक है, फिर रशिया का अलग है, यूरोपियन यूनियन के अंदर स्कैंडिनेवियन मॉडल बिल्कुल अलग है। बहुत ही मोस्ट इगैलिटेरियन सोसाइटीज हैं वो, उनका मॉडल अलग है। वेस्टर्न यूरोप अलग है, ईस्टर्न यूरोप अलग है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसमें ये भी होता है कि पॉलिसीज के ऊपर भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे अभी कन्वेंशनल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी मेकिंग होगी वो लेजिस्लेटर खुद कर रहा होगा, बस आपने पहुंचा दिया उसको, वो खुद कर रहा होगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन ये होता है कि हम ये पॉलिसी, हम ये रोड बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इस पे भी इलेक्शन हो रहा है, इस पे भी रेफरेंडम हो रहा है। और देखिए ना वो जो ब्रेक्जिट का रेफरेंडम करा के गले पड़ेगा ना उनके। तो इसमें आसान सा जो जवाब है, वो जवाब क्या है, वो खुद सवाल ही है कि उस पर फिर उस तक कैसे पहुंचेंगे आप कि भाई अगर ठीक है रिलीजन को निकाल दें, किस मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे एग्री करेंगे? उसमें एक सवाल ही आता है ना, मैं अर्ज कर रहा हूं कि उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे कैसे एग्री करेंगे?
भाई जो आवाम चाहेगी वैसे एग्री करेंगे। हाँ चाइनीज आवाम ने अपने लिए मॉडल चूज किया, कर लिया। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने अपने लिए मॉडल यूज किया, कर लिया। यूएसए ने अपने लिए एक लिबरल कैपिटल इकोनॉमी चूज की है, वो कर लिया। नहीं, यहाँ पे देखिए मसला ये आता है कि जो एक तो है इंसानी काम, उस पर तो इख्तलाफ मतलब बनता है, समझ आता है, फितरी है, लेकिन जब हम उसको मजहब से नत्ती करते ना तो फिर तो वो खुदा की तरफ से होगा ना, तो फिर खुदा के अहकामात अलग अलग तो कैसे हो सकते देखें हैं? वही इनिशियल आर्ग्यूमेंट, खुदा के अहकामात की मशीयत या उसकी इंटेंट क्या है, ये फैसला कौन करेगा? ये अगर हमारे पास ख़त्म नबूवत हो गई है, अब ना वही का मामला है, ना नबी हमारे पास दरमियान मौजूद हैं, तो इसका फैसला कौन करेगा? हाँ, ये एक मकता फिक्र में है। इस वजह से ईरान के बहुत सारे मसले हल हो गए हैं। नहीं, ईरान का हाजिर इमाम नहीं है, हमारा दूसरा। अच्छा सही है, चले नहीं, फिर भी उनका कोई ना कोई ऐसा कौज़ाई मॉडल जैसे मैंने कहा उसकी वजह से हल हो गया है। लेकिन चूंकि मुसलमानों की आबादी में 80% अहले सुन्नत के लोग हैं, तो हम मेरे ख्याल से डोमेन हमारा वो है। और उसमें भी देखें ना, अगर ईरान के लोग उस हाजिर इमाम के जो कॉन्सेप्ट, ईरान के लोग हाजिर इमाम हाजिर इमाम हमारे इस्माइली निजारियों हाजिर इमाम हो गए, या जो ईरान का कॉन्सेप्ट हो गया, उन दोनों में अवाम ने अगर खुद अपने लिए चूज़ किया ना, मैं बार बार जो मेरा आर्गुमेंट है वो इसी के ऊपर आके होता है। और अगर अहले सुन्नत वाली बात करें कि 80% चूँकि पॉपुलेशन ये है पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में, तो इसका फैसला कौन करेगा कि जी जो खुदा की मशीयत है, जो खुदा की उसे क्या कहते हैं, इंटेंट है, वो क्या है? मशीयत सही लफ्ज़ है। वो फिर जो है वो अहले इल्म करेंगे। अहले इल्म का फैसला कौन करेगा? वो अवाम करेंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या? अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक्चुअल में बिल्कुल समझें कि एक मैक्सिमाइजेशन हम जमहूरियत जो है वो अचीव कर लें, कोई मौजूदा हो जाए, हम सुबह उठें कल तो पता चले जी फॉर्म 45 फॉर्म 47 की सारी मसले हल हो गए हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो अहले इल्म लोग हैं उनकी ऑलरेडी लाखों की फॉलोइंग है यार, उन सब उन पे मानते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी कोई फॉलोइंग ही नहीं है। तो अहले इल्म की लाखों की फॉलोइंग है, वो मालूम हो कि मुशावरत करनी है, ठीक है, सारे लोग बोलेंगे जी हम तो इनके हाथ पे बहते हैं या हम इनको समझते हैं, उनकी एक टीम बनेगी। वो मतलब आप उसको कोई भी जमहूरियत उसको सिर्फ एक ना उसे क्या कहेंगे, एक फॉर्मुलाइज कर देती है जमहूरियत का प्रोसेस, एक फॉर्मल प्रोसेस है। अगर आप यहाँ तक आएंगे तो फिर तो गामदी साहब वाला मॉडल मान लें, क्योंकि सबसे बड़े प्रोपोनेंट तो इस वक्त जमहूरियत के हमारे गामदी साहब ही है ना, कि वो उनका मॉडल यही है ना कि शूरा फैसला करेगी। अब जमहूरियत वाले तो आपका तो वही मॉडल हो गया। तो गामदी साहब लोगों को कन्विंस कर लेना। गामदी साहब बाकी लोगों के ऊपर क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि जी आपने भी मेरा मॉडल ही मानना है? नहीं, देखिए अपने मॉडल को प्रोपोनेंट तो बनेंगे ना, वो अपनी राय दे सकते हैं। हाँ, तो राय दे रहे हैं, मेरे से जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये मुझे मेरे ऊपर इंकिशाफ है, क्योंकि उनकी गुफ्तगू से अक्सर लगता यही है कि वो हतमी बात करते हैं कि जी बस यही हो सकता है। नहीं, तई तो हतमी बात करेगा। यहाँ पर मॉडल एक और में ऐसा नहीं, ये वाला गामदी साहब वाला पूछ ले, फर्क क्या है इनका? मुझे ऐसा गुमान हुआ है कि जैसे आपकी और ये वाली गामदी साहब पे अलग से एक सवाल पूछना है मैंने ना, इसलिए हाँ, इसलिए तो वो एक मुस्तकिल हो जाएगा। बट देखिए गामदी साहब तो वो जो पॉलिसी अफेयर्स है, स्टेट अफेयर्स है, उसमें तो रिलीजन के अमल दखल को वो बिल्कुल इररिलेवेंट समझते हैं। बहुत सारी उनकी जो डॉक्ट्रिन है वो। अच्छा चलो ये बात आई गई तो गामदी साहब का ऐसा नहीं है ना कि अमल दखल कैसे होगा फिर वो। मैं देखें पर्सनली मेरी राय पूछेंगे तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा पहली गुफ्तगू में बता दिया कि वो अमल दखल होगा। और प्रैक्टिकली कैसे होगा? प्रैक्टिकली बता दिया, जमहूरियत के थ्रू प्रोसेस होगा। क्योंकि वेहिकल जमहूरियत, मतलब चले काम करें, जमहूरियत को भी लफ्ज आकर जमहूरियत किसी को मसला है क्योंकि लोग कहते हैं कुफर है, बस जमहूरियत का मॉडल उठा के बाहर फेंक दें। कोई ऐसा मॉडल दे दें, नाम कोई ऐसा मॉडल दे दें कि जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि जी लोगों की राय के मुताबिक अहले इल्म मुंतखब होंगे और अहले इल्म की राय के मुताबिक जो है आपने पूरा एक प्रोसेस समझा दिया। सही, तो कोई भी मॉडल दे दें भाई। सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रिंसिपल्स क्या इंश्योर करना है? प्रिंसिपल्स ये इंश्योर करना है कि जी नंबर वन प्रिंसिपल इंश्योर करना है कि तमाम इंसान बराबर हैं। ये पहला प्रिंसिपल है। तमाम तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, तमाम पेचीदा हो जाएगी बात। नहीं, मेरे ख्याल से ये पेचीदा नहीं होगी। आपके ख्याल में आप इंसान की जब तारीफ करेंगे ना, आपके ख्याल में तमाम इंसान बराबर नहीं है? होने तो चाहिए, लेकिन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी को। इनका जो दूसरा सवाल था, लेकिन अच्छा अब जो इनका दूसरा सवाल था मैं उस पर आता हूँ कि इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में बहुत ही कॉम्पिटेंट हो वो मसीही नहीं बन सकता। भाई वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मेजोरिटी उसके हक में नहीं है ना। नहीं, इंसान तो है ना, वो बराबर कैसे बराबरी है? आप कॉन्फ्लिक्ट करें जी, वो आप दो चीजों को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। इस्लाम की सबसे अच्छी बात यह है कि इस्लाम क्या उसे क्या है, हिपोक्रेट नहीं है। ठीक है, इस्लामिक जो डिस्कोर्स है वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है।
हसन साहब इलियास साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि जी उनका जो बच्चा है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी से सेहत दे और उनको मुत्तकीन का इमाम बनाए। उनके बारे में वो कह रहे थे कि जी वो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में उनकी पैदाइश है, और वो बच्चा जो है वो कल मुसलमान होने की हैसियत से भी वो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है। ये उन्होंने पैदाइश वहाँ पे अगर हुई है किसी बच्चे की, हाँ, मतलब उसके कुछ क्राइटेरिया है कि पैदाइश भी वहीं हो। ये आपको याद हो ना ओबामा वाले मामले में, शहरियत हो, नहीं उनका ये है रूल के प्रेसिडेंट की इलेक्शन में रेस में आने के लिए आपको अमेरिका की सरजमीन में पैदा होना जरूरी है। ठीक है, मैं देखने वाला शहरियत काफी नहीं, हाँ मतलब यहाँ पैदा हुआ ना, ओबामा की दफा यही बहस हुई थी, और ये पैदा भी वहीं हो और आखिरी 14 साल या 15 साल तक रिहाइश भी वहीं हो। अगर आखिरी 15 साल में कोई डिसकंटिन्यूएशन है तो वो डिस्क्वालीफाई है। अभी मान लें कि भाई ये सारे प्रिंसिपल अब ये जो क्राइटेरिया को छोड़ दें। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनका कहना ये है कि उनका बच्चा जो है वो कॉन्सेप्चुअली वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ सकता है, पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो जो अरबपति और खरबपति नहीं है अमेरिका में, तो कोई भी नहीं लड़ सकता, भले वो वहाँ का कॉकेजियन वाइट क्यों ना हो। प्रैक्टिकली देखे जाए, देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कोई चीज़ पेपर से लिख देने से अगर अच्छी बात लग रही है आपको, तो वो कोई कॉन्सेप्ट अगर कोई अच्छा लग रहा है तो ये थोड़ी कि वो हकीकत में बन जाएगा। अच्छी बात पेपर से आगाज होता है ना। अच्छा, आप भी लिख दें आइन में कि भाई सब बन सकते हैं। सही है, ठीक है, सब इस पे एग्री कर जाए तो लिख दें, सब अगर एग्री कर जाए तो इस पे लिख दें। तो आप बता रहे सब इंसान बराबर है, तो फिर तो जमहूरियत और हमारा कोई कंपैटिबिलिटी नजर तो नहीं आ रही ना। आ गई ना, मैं आपसे ये तो अर्ज कर रहा हूँ कि सब इंसान बराबर हैं, मेजॉरिटी ने फैसला अपने लिए कर लिया, तो आप क्या कह रहे हैं कि नहीं मेजॉरिटी का फैसला जो किया है उस पर नहीं, जो माइनॉरिटी कह रही है उसके ऊपर फैसला हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई देखें सब इंसान बराबर है, 100 इंसान बराबर हैं, सब इंसान बराबर है, उन्होंने फैसला कर लिया कि कुछ इंसान ज्यादा बराबर है, तो अब उन्हीं में से प्रेसिडेंट बनेगा। ये बहुत अच्छा आपने टर्म यूज किया कि सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये तो ये एक बड़ा इंटरनेशनल एक फ्रेज है जो हर जगह यूज होता है कि सम पीपल आर मोर इक्वल। एनिमल फार्म वाले वो जो है ना वो उसमें है। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ कि भाई मेजॉरिटी ने, आपको लग रहा है कि मेजॉरिटी ने फैसला गलत किया। देखिए मैं एक वादे कर दूं, बातें मैं सारी आपकी मानता हूँ, लेकिन ये समझने के लिए अच्छी बात है, ऑडियंस के लिए भी अच्छा है। मैं अपनी सेफ्टी के लिए भी कह रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मेजॉरिटी अपने लिए फैसला कर रही है, अगर मेजॉरिटी अपने लिए फैसला कर रही है, आपको लगता है मेजॉरिटी ने गलत फैसला कर लिया है, मेजॉरिटी ने ये बहुत गलत शिक डाल दी है कि जी गैर मुस्लिम जो है वो कुछ की पॉलिटिकल पोजीशन है उस पर नहीं बन सकते, ये बहुत गलत फैसला कर लिया मेजॉरिटी ने, तो आप उनको कन्विंस कर लें और वो चेंज कर लें पॉलिसी। सही, फेयर इनफ। हालांकि ये मेजॉरिटी का फैसला नहीं था, 31 उलमा ने 22 नुकात असल में आप वैसे ठीक है, नहीं सही है, सॉरी मैंने गलत बोला, वो फिर भुट्टो साहब के दौर में अवामी हुकूमत के थ्रू ये काम हुआ था। मतलब जो मुंतखब हुकूमत थी ये कानून उसमें शामिल कर दिया। मैं तो देख मैंने ऐसे सब मिसाल इसलिए दी, एक टर्म यूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रस्ट्रेशन, वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही बैठती है कि समझ नहीं आता कि कौन सी हमें जो शिकें हैं वो जमहूरियत के थ्रू मिली हैं और कौन सी जो है वो 73 का इन सबसे आइडियल है, लेकिन उसमें कुछ चीजें दैट्स द क्लोजेस्ट वी हैव गॉट। हां, लेकिन मैं सिर्फ ये जो मिसाल दैट्स द क्लोजेस्ट वी हैव गॉट। आई वुड से कि 73 का जो आइन है ये यकीन जाने पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए मिरेकल है, ये दैट्स द क्लोजेस्ट वी हैव गॉट। सही, और उसके बाद जितने मुसलमान मुल्कों ने आइन बनाया ना इसकी कॉपी की है, ईरान समेत। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको समझना चाह रहा हूँ कि हाँ ये बात है, वो मतलब उसमें 2-3 अल्फाज अलग करें। शुक्र है कि पाकिस्तान की भी कुछ चीज कॉपी हुई है। हाँ भाई, भुट्टो जैसा जीनियस की क़यादत में अगर काम होगा तो। अच्छा, मैंने ये जो मिसाल दी ना कि ईसाई वज़ीर-ए-आज़म, वो इस मफ़हूम में था ना कि जो सेकुलर स्टेट वहाँ तो ये कदगन नहीं है, जो मजहबी स्टेट वहाँ मजहब की बुनियाद पे, अकीदे की बुनियाद पे, इसलिए मैंने ये मिसाल दी थी। चल इस पर भी आ जाते हैं। अमेरिका में ये बताइए कि कोई कम्युनिज्म के ऊपर बिलीव रखता है, वो बन सकता है प्रेसिडेंट? मेरा नहीं ख्याल। तो उन्होंने कदगन लगा दी ना, पर लिखी भी नहीं है वो चीज़। चाइना के अंदर कोई बोले कि जी हमें सोशलिस्ट मॉडल पसंद नहीं है, लेकिन हम जो है वो कोई कॉज़ाई लिबरल मॉडल लेके आएंगे, तो क्या मतलब है वो बन जाएगा? तो मैं कह रहा हूँ कि अब इस्लामिक जो डिस्कोर्स है वो हिपोक्रेट नहीं है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। मैं बोलूँ कि इस वक्त जर्मनी में भी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं, मैं बोलूँ कि भाई मुझे मतलब मैं तो खैर नहीं हूँ शहरी, लेकिन वहाँ का मुस्लिम शहरी है कि भाई मैं तो यहाँ पे खिलाफत कायम करना चाहता हूँ, तो मुझे वोट दो, तो क्या वो बन जाएगा? यानी कि उसको एक्सेप्ट कर लेगी सोसाइटी। ये कहना कि जी सेकुलरिज्म में जो है वो कोई भी मजहब का हवाला है वो बन सकता है, ये एक इमेच्योर आर्गुमेंट है, क्योंकि जो मेजॉरिटी का आइडिया है ना, आप उससे डिविएट होंगे, आपको लोग इलेक्ट ही नहीं करेंगे, आपको चूज ही नहीं करेंगे। बहस हार गए, अब आप गांधी सवाल कर लें। अरे आगे चलें, बहस थोड़ा करना। नहीं आप यार नहीं, ये बहस बनी, ये तो मैंने फैसला कर दिया। अब अगला सवाल मुझे है, ठीक है, अब अगला सवाल करें गांधी सवाल। भाई आप शाहजी, आपको तो मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर मसला होगा आगे भी वही। अगर आप अमेरिकन लिटरेचर या अमेरिकन टीवी सीरीज या ड्रामास वगैरह देखते हैं,
तो उसमें बड़ा इस पे एम्फेसिस किया जाता है। एक यंग शेल्डन एक सीरीज थी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी, तो उसमें शेल्डन जो होता है वो कहीं पे कमांड सिस्टम कम्युनिज्म की कोई अच्छाई कर देता है, बुराई अच्छाई कर देता है, और वो टेक्सास का जो उनका रीजन है वो जो बहुत ही सख्त किस्म के रिपब्लिकन वैल्यूज़ हैं, उसके बाद पूरी फैमिली अमेरिका का जो है वो अपने घर के बाहर झंडा लगा रही है कि जी हम जो है वो हमसे बड़ा कोई जो है वो पैट्रियट कोई नहीं है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल को इंश्योर करने के लिए। भी हमारा भी होता रहता है। आप सवाल करें मेहदी साहब, पहले एक चीज़ जो आपने मॉडल की बात की तो उसमें मेरे जहन में कोई और चीज़ आई थी। तो यासिर साहब माशाल्लाह से हमारे पास दुनिया में अल्लाह के फजल से एक हमारे पास ये अमीरुल मोमिनीन का मॉडल है अफ़गानिस्तान में, एक वली फ़क़ीह का मॉडल है ईरान में, एक बादशाहत का अच्छा मॉडल है सऊदी अरब में, एक मॉडल हमारे पास बादशाहत का इस्लामी मॉडल जो है वो है ब्रुनाई दारुस्सलाम में। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इन तमाम मॉडल में से आप किस मॉडल को कहना चाहते हैं कि ये इस्लामी है और इसको पाकिस्तान में आना चाहिए? पर्सनल मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, जो आपका अपना मुतालिया है दीन का, इस्लाम का, सियासत का, पर्सनल, या इनमें से कोई भी आप कहते सही? नहीं, आपकी बात सही है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देखें तो उस वक्त आपकी बात सही है कि तुर्की का एक अलग मॉडल है जो कि सेकुलरिज्म की से निकल के थोड़ा सा एक इस्लामिक डोमेन में आ रहा है, जिसको यूरोप पसंद नहीं कर रहा। इंडोनेशिया का एक बहुत डिफरेंट मॉडल है। इंडोनेशिया की भी केस स्टडी बहुत रेलिवेंट है कि सेकुलर्स और इस्लामिक चार मिसाल मैंने वो दी खाली जो इस्लाम के दाई है, इसलिए तो इनमें से ये तो है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। अगर आप कॉन्सेप्चुअली बात करें तो कॉन्सेप्चुअली 3-4 मॉडल, एक सेल्फी मॉडल एग्जिस्ट करता है जिसके प्रोपोनेंट जो थे वो इब्न तैमिया थे। इसके अलावा और जो नाफिज हुआ सऊदी अरब में शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब के हाथों, हाँ कह सकते हैं। लेकिन इब्न तैमिया के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी है, उनको मिस इंटरप्रेट भी किया गया है, ये कहा जाता है। ये बात भी सही है। फिर एक जो जिसके मेरी राय में मुझे लगता है ये कि अगर कोई इस पर सर्वे करे तो मुसलमानों का मेजॉरिटी जो कंसेंसस उस बने वो मॉडल है खिलाफत का, कि जिस पे इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफई दोनों मुत्तफिक हैं, जिसमें सेम यानी कि जो जमहूरियत अगर आप कह रहे हैं मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फिट नहीं कर रहा, जिसमें सेम मॉडल है कि जिसमें मुशावरत है, अवाम की मुशावरत के साथ मामला होंगे। और चूंकि उन्होंने इतना, जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई जो खलीफा होगा वो अल्लाह के जो दिया हुआ निज़ाम है उसको कायम करेगा, और जहाँ पर वो यानी कि हटने की कोशिश करेगा तो अवाम उसको उसकी वो क्या कहते हैं वो एहतसाब करेगी और उसको वापस उसी असल पे लेके आएगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का पहला खुतबा है वहाँ सही है, ठीक है। तो इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफई दो बड़े जय्यत है, और उसी से निकल के अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी और मौलाना मौदूदी भी सेम ही मॉडल से एग्री करते हैं। सो अगर उस पे देखें, अगर इस मॉडल पे देखें तो आपको आइडिया मिलेगा कि अगर खलीफा जो है वो गलत अमल कर रहा है और अवाम ने रोकना है तो ये फैसला कैसे हो रहा होगा कि जी खलीफा गलत अमल कर रहा है। तो पता क्या कोई अवाम में कोई भी उठ के बोल देगा कि जी भाई मुझे लगता है कि आपने गलत अमल किया, चलो भाई खलीफा को उतारो? ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई फॉर्मलाइजेशन होगी जिसके तहत ये मैं आपसे किताबी बातें नहीं पूछ रहा था, मैं तो प्रैक्टिकल जो 5 मिसालें ये बताएं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, किताबों में तो बहुत कुछ ऐसा है। अच्छा, आप तमहीद, ये तो इस कॉन्सेप्ट से मैं एग्री हूं, ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं कि देखें स्टैटिस्टिक टर्म में जैसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो मीन है आप तय करते हैं कि कोई भी डेटा पॉइंट जो है वो उस मीन से कितना दूर है, यानी कि स्टैंडर्ड से कितना डिविएटेड है। तो आप समझे कि ये कॉन्सेप्ट है और आपने जो करंट इस्लामी दी है उससे हम देखेंगे कितना दूर है वो। अब आपने कहा कि आईसिस तो बेहद बहुत ही दूर है, वो तो अगर फ्रेम से बाहर है वो फ्रेम क्या मतलब अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी में है तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से भी बाहर है। उस पे इंशाल्लाह आपसे अलग एक मुस्तकिल प्रोग्राम करूंगा। देखिए आपने मेरी राय पूछी तो मैं अपनी राय जी जी आपने इतना दूर कर दिया, मैं अपनी राय हत्ती नहीं कह रहा। नहीं बिल्कुल आप सही, ठीक है। मुझे लगता है जो क्लोजेस्ट है, ठीक मॉडल जो क्लोजेस्ट मॉडल है, दिल थाम के बैठी है वो जो क्लोज मॉडल है वो मुझे मलेशिया और इंडोनेशिया का लगता है। जो साउथ ईस्ट एशिया का मॉडल है वो मुझे कुछ लगता है तुर्की अब शायद उस तरफ आ रहा है, तुर्की का मॉडल उस तरफ क्लोजेस्ट आ रहा है, लेकिन उसको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि और उसको टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि तुर्की के अवाम में अभी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, यानी कि उनकी जो मेजॉरिटी अवाम है वो उस पर इत्तेफाक नहीं कर रही कि हमें ये चाहिए चाहिए। उनकी कुछ फ्रैक्शन इत्तेफाक करे, कुछ नहीं कर रहा। वो तुर्की तभी पहुंचेगा उस वक्त जब उनकी मेजॉरिटी अवाम कन्विंस हो सकेगी। और वो एर्दोगान साहब जो है उनको अकल नहीं आ रही है। मैं थोड़ी तनकीद ये भी कर दूँ कि वो अपना जानशीनी मुकर्रर नहीं कर रहे, वो खुद बादशाह बन के बैठे हुए हैं कि भाई वो मतलब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन कल को वो जाएंगे तो भाई एक सस्टेनेबल मॉडल है ना, उसकी वजह से उनको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि जी ये मॉडल हमारे लिए बेहतर है। सब छोड़ें, हमारा पड़ोसी मुल्क
इतनी वहाँ पे, हालांकि इतनी अभी इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया में देखें अभी होली के हवाले से क्या हुआ, यानी कि उसके ऊपर मुझे लगता है कोई भी बात नहीं कर रहा कि नहीं, वो बहुत अफसोसनाक है जितना भाई, वो बहुत अफसोसनाक हुआ मुस्लिम खवातीन के हवाले से जो वहाँ पे मामला हुए, खवातीन मस्जिदों में जाके हमले किए हैं और क्या क्या नहीं किया, उस पर तो आपको बोलना चाहिए भाई। इंडिया में बहुत जुल्म हुआ होली पे मुसलमानों पर, बहुत शदीद जुल्म हुआ है। मतलब जो हिंदू बरादरी की रियासत में जुल्म किया भाई, रियासत की उसके अंदर कंप्लिसिट है भाई, पुलिस खड़ी हुई है, वो हमले कर, भाई मुझे बताना यहाँ पर अगर रियासत ने जुल्म किया, कुछ लोग उठ के मैं ये रियासत कंप्लिसिट है उस जुल्म के अंदर, जैसे कि भाई ये गलत बात जो यूपी की गलत बात है। अगर हमारे जो चर्च यहाँ पर हमारे क्रिश्चियन के चर्च पे जब हमला हुआ तो हम क्या कहेंगे कि रियासत पाकिस्तान ने हमला किया, कुछ जुनूनी भाई वो यूपी वाले ने क्या कहा, इसका तो जवाब यूपी वाले ने कहा कि भाई के जुम्मा हर हफ्ते होता है, होली तो साल में एक दफा आती है, और आप मत निकले जुम्मा पढ़ने के लिए। ये जुल्म नहीं है कि आप एक कम्युनिटी को ये कहें कि जी आप जुम्मे के लिए मत निकले। हम लोग इंडिया से नफरत, तासुब, इंडिया से कोई नफरत नहीं है, मुझे कोई नफरत नहीं है। लेकिन आपने वो वीडियो देखी है, आपने वो वीडियो एकदम परेशान हुआ कि रियासत भारत ने इस तरह किया, तो आप ये पता लगा कि मेरे सवाल का जवाब देना कि भाई यहाँ पे एक माइनॉरिटी पर इबादत गाह पे हमला हो जाए, जुनूनियों ने किया। आप सवाल का जवाब दें, माइनॉरिटी की इबादत गाह पे हमला हो पाकिस्तान में और पुलिस कंप्लिसिट हो जाए उस हमला करने वाले जितने होते ना, ऐसा डर की वजह से, नहीं डर की वजह से हो जाए। आप बताएं कि रियासत जिम्मेदार है नहीं है, बिल्कुल गलत है, लेकिन रियासत ने नहीं किया, रियासत जिम्मेदार है, वहाँ पर सेकुलर है, आज भी वहाँ पर हमसे बाकियों से बहुत बेहतर। अरे हो भी बेहतर, नहीं ये कंप्लीट करके जाएंगे हम आगे। आप बताएं पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी की इबादतगाह पे हमला हुआ, पुलिस वहां पर कंप्लिसिट है हमला करने वालों के साथ, तो ये रियासत पे जिम्मेदारी है या नहीं है? जिम्मेदारी तो आखिर में रियासत पे ही आती है, लेकिन रियासत ने नहीं किया, बस भाई जिम्मेदारी तो है ना, वही वाली बात करें, यजीद ने नहीं किया था आप वही जा रहे हैं। सॉरी आप जो हमारी अपनी नहीं आपकी झगड़ा हो गया। अच्छा हुआ कि इस मौजूद में बात हो गई, अच्छा हुआ झगड़ा अच्छा इस मौजूद में बात हो गई, और अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के रैशनल एक दफा फिर एस्टेब्लिश हो गया कि पाकिस्तान का जो रैशनल है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर कन्फ्यूजन की कोशिश करते हैं कि जी है पाकिस्तान जो था वो एक कार्ड आउट किया गया और वो एक इररेशनल किस्म की चीज़ थी। पाकिस्तान इतना भी आगे बन जाए, पाकिस्तान की रैशनल तय हो गई। क्यों तय हो गई? कि भाई एक खित्ते के लोगों ने अपना वर्ल्ड व्यू तय किया कि हमने इस मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो वो खित्ते के लोग अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप साथ रहते हैं तो ये भी नहीं होना था, बहुत अमन होना था। मैं ख्याल साथ रहते तो शायद उसके 52 हिस्से हो जाते। वो अब्दुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया सही था। देखिए मैं तो कहना कि अगर अब्दुल कलाम आजाद तो हुसैन मदनी साहब का मॉडल सही था, तो जो आज मुसलमानों के साथ वहाँ पे हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है ना कि आपने 24 करोड़, वो हमारी वजह से हो रहा है। जी आपने धरती माँ को टुकड़ा करके 24 करोड़ इधर आ गया ना। आप साथ होते आपके पार्लियामेंट में ज्यादा, ये अलग बहस है, अलग बहस। तुर्की वाली तो आप बात कर रहे थे, वो बन गया ना। अभी एक खबर आई थी वहाँ पर जो इस्तांबुल के मेयर हैं उनकी भी डिग्री जाली करके रोक दी है कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। अच्छा, तो तुर्की में आप ठीक कह रहे हैं कि उस तरह के मसाइल नहीं होते आरटीएस वाले या फॉर्म वाले, लेकिन वहाँ पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए खबर है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉडल हमने अभी इत्तेफाक किया उसके ऊपर, उस मॉडल से कोई कितना दूर है। मैं सिर्फ ये इस पे अच्छी मिसाल दी है। हम खामखा कहीं और चले गए यार। अब मैं लेकिन आपने इंडोनेशिया और मलेशिया को करार दिया। मैंने जितना स्टडी किया है, मैंने जितना करंट गवर्नेंस सिस्टम को एग्री किया है, तुर्की मुझे लगता है उस राह पे है और बहुत ख़तरनाक राह पे है। अगर एर्दोगान साहब मेरे ख्याल से वो इस बारीक उस रदारी पे चल रहे हैं कि जिसके एक तरफ जमहूरियत है और एक तरफ बिल्कुल प्योर उसे कहते हैं आमरियत है, तो वो बड़ी खतरनाक दारी पे चल रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत देखे वो इस तरह खिलाफत उस्मानिया का हया हो इंशाअल्लाह, वो इस तरफ आ जाए। अच्छा, तो अच्छा अब ये गामिदी साहब पे आपने जिक्र किया था ना, मुझे थोड़ा उनका तस्वुर तो समझाया ना कि वो क्या कहते हैं रियासत और मजहब का ताल्लुक के मामले में, जो उनका मौक़िफ़ क्या है जो आपने समझा? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं या उस कैंप से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो इकामत दीन को फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं समझते कि कोई दीन कायम करना है, कोई उनका ये कॉन्सेप्ट है। और जैसा मैंने कहा इस पर इख्तलाफ पाया जाता है, तो ठीक है, ये यानी कि ये एक ऐसी इख्तलाफी चीज़ है जिसके ऊपर वो अपनी राय रखते हैं। जो लोग उनसे इख्तलाफ कर रहे हैं वो अपनी राय नहीं। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि कामी साहब कह रहे हैं कि इकामत दीन कोई फ़र्ज़ नहीं है। हाँ ठीक है। दूसरा अब अगर इकामत दीन कोई फ़र्ज़ नहीं है तो वो जो दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी रियासत का कोई मज़हब नहीं होना चाहिए, या रियासत और
का जो मजहबी इंटरफेरेंस है वो नहीं होनी चाहिए उसकी, यानी कि हुल्फ आम में अगर बात करें, ये दो मैं कोर उनके कॉन्सेप्ट समझा हूँ उनको, जितना मैंने यकीन जाने मैं बचपन से उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ, बचपन से उनकी वीडियो से, और बहुत सीखा भी उनसे, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सीखा है। मतलब मैं उनके इल्म के सामने शायद कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आई एम कंसीडरिंग इट, बट मैं जो पना ले रहा हूँ वो भी उतने ही उस बड़े लेवल के लोगों के पीछे पना ले रहा हूँ, जैसे इल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी, जैसे मौलाना मदूदी, जैसे इमाम शाफ़ी, जैसे इमाम अबू हनीफा। ये तो सब उनसे भी बड़े हैं भाई। जी बिल्कुल, मैंने ये कहा कि मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो मैं जो दीन के सबसे बड़े मैं जो पीछे जिसके पीछे वो ले रहा हूँ, अपनी शेल्टर ले रहा हूँ, वो इन लोगों के पीछे ले रहा हूँ। अच्छा, आखिरी जो पॉडकास्ट का हिस्सा का कोई सवाल लगे तो आप कर लें। हामिदी साहब का जो था ना वो थोड़ा सा आप कुछ और निकाल लेंगे। नहीं, ये उनका जो मजमून जिसके बाद ये सारी बहस चली थी ना, तो उसमें हामिदी साहब जो पूरी जंग में ये छपा, फिर उसका तकी उस्मानी साहब ने इसके के ऊपर तनकीद लिखी, फिर हमारे जो बरेलियों के मुफ्ती आज़म मोहतरम जनाब मुफ्ती मुनीब हफिज़हुल्लाह ताला ने भी इस पर बात की, तो सारा तो उसमें वो मेरे ख्याल से ये गामिदी साहब जो है ना वो ये कहते हैं कि ये जो शुरू में हमारे यासिर साहब जो बात कर, तो आपने कहा गामिदी साहब यही कहते हैं, मेरे ख्याल से वो उस तरह, यानी वो ये कहते हैं कि जब मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है तो वहाँ पर जो पॉलिसी या जो कवानीन वो बनेंगे ज़ाहिर उन्हीं के उम्र के मुताबिक बनेंगे ना, यानी वो बल्कि वो तो ये एक जगह उन्होंने कहा कि मुझे कोई इस तरह इज़्म किसी से मेरा वास्ता नहीं है, कि किसी ने पूछा आपका तस्वुर तो सेकुलरिज्म वाला है, उसने कहा मैं किसी इज़्म को नहीं जानता हूँ, ना मेरा वास्ता है, ना मैं कोई लेबल लगाता हूँ। हाँ, जिस मुल्क में जहाँ की अक्सरियत की जो ख्वाहिश है और उसके मुताबिक तो कानून साजी होनी चाहिए, दीन के क़याम लेकिन वो क़याम है इस हुकूमत के लिए जिद्दोजहद करने को बताइए दें। आप तो हर सवाल से भागते रहते हैं, तो ये तो खुदा की तो मशीयत का इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ फ़र्द के लिए। क्या नहीं, ज़्यादा फ़र्द के लिए, ज़्यादा फ़र्द के लिए, कम है नहीं, कुछ तो है जाहिर से, उसका इनकार कौन कर सकता है। देखें जो मेरा कुरान में आ गया कि वसारिक़ फ़क़्तू ऐदियहुम नकाला मिनल्लाह, अब चोर कहा था अब मैं आपका आप मेरा वो काटना शुरू करे तो अनार्की फैलेगी ना, तो फर्ज का इख्तियार नहीं, और वो भी बस कुछ सजाओं का, बाकी तो सारा मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का ये आर्गूमेंट था जो मैं कोट कर रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ निकाल देना कि जी रियासत यानी इस्लामी रियासत का क़याम कोई ऐसी शय नहीं है, कोई शय ही नहीं है, तो 70% जो अहकामात हैं वो शायद इररिलेवेंट हो जाए। मैं गामिदी साहब के मजमून से इक़्तिबास पढ़ के सुना देता हूँ, या बहुत लंबा है, 2015 में ये छपा था, थोड़ा सा सुना दें। कि नज़्म इज्तिमाई से मुतालिक ये शरीयत के अहकाम है, बहुत सारे अहकामात इन्होंने दिए हैं, उसके बाद लिखते हैं ये अहकाम है और इस नज़्म इज्तिमाई यानी हुकूमत और इससे मुतालिक और इस तंबी और तहदीद के साथ दिए गए हैं कि जो लोग खुदा की किताब को मानकर उसमें खुदा के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसले नहीं करते, क़यामत के दिन वो उसके हुजूर में जालिम, फासिक और काफिर करार पाएंगे। ताहम मुसलमानों के अरबाब हल्लो अक़्द अगर इसके बावजूद इस मामले में कोताही की मर्तकिब होते या सरकशी अख्तियार कर लेते हैं तो उलमा व मुस्लिहीन की ज़िम्मेदारी इसके सिवा कुछ नहीं कि वो उन्हें दुनिया और आखिरत में इसके नताइज से ख़बरदार करें, उन्हें हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के उसलूब में सही रवैया अख्तियार करने की दावत दे, उनके सवालात का सामना करें, उनके इश्कालात दूर करें और दलाइल के साथ उन्हें बताएं कि अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत क्यों दी है, इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ उनका ताल्लुक़ क्या है, उसमें अहकाम की बुनियाद क्या है और दौर हाजिर का इंसान को समझने में दिक्कत क्यों महसूस करते। बस इन्होंने इसके अंदर वो उसका बिल्कुल इनकार नहीं करते, 2x पे सुनेंगे लोग यानी जिसके अंदर मुकम्मल जो सेकुलरिज्म, क्योंकि गामिदी साहब के बारे में हमारा भी ये तासुर था, लोग आप एक काम एक पॉडकास्ट करें ना तीसरा उनके साथ इसी पे नहीं वो करना है इंशाल्लाह। अच्छा यासिर भाई, आखिरी जो हिस्सा हमारे पॉडकास्ट का है उसमें हम दायरा एक बहस चल रही है हमास वाले मसले पे। तो अब जो गज़ा में सूरत हाल हुई, अभी आज वो अहमद जावेद साहब ने वो जो ड्रामा लिखा ना एक घर, वो मैं तो वो रोज़े से पहले वो मैंने देखा, मैं बहुत ही जज्बाती सा हो गया कि यार ये हो क्या रहा है और समझ ही नहीं आ रही कि मतलब ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। तो दोबारा से बमबारी शुरू, 450 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, कम से कम 450 तो हैं, उससे ज़्यादा नंबर्स बढ़ गए हैं। जो ट्रूस ख़त्म किया ना इसराइल ने, एकतरफा पे हमला किया है। तो अब आप चूंकि देखें पॉलिसी एनालिस्ट हैं और आप पॉलिसी की सतह पे चीज़ों को देख सकते हैं। हमारे यहाँ से वो एक बहस चली हमास के हमले पे कि जी हमास ने हमला किया, उसके नतीजे में ये बर्बादी हुई, वो कि हम जानते हैं कि पहले से इसराइल का जुल्म और उसकी बर्बरियत सब जारी था। आप कैसे देखते हैं इस मसले को कि जब ये 7 अक्टूबर का हमला हुआ तो आपने जब वो इनिशियल खबरें देखी तो आपका क्या एहसास था कि अब ये किस तरफ बात जा रही है? जो फ़लस्तीन का इशू है उसमें मैं ऑब्वियसली बात है, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो आप रिलाई करते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर। तो फ़लस्तीन के इशू के ऊपर मैंने हमेशा से
जब से मैंने लॉ फील्ड में हो संभाला है पिछले समझे 8-10 सालों में, तो मैंने 2-3 लोगों को समझा है कि इसमें अथॉरिटी पाया है। उसमें मैं समझता हूँ कि डॉक्टर नॉर्मन फिंकलस्टाइन हैं, वो खुद होलोकॉस्ट सर्वाइवर के पेरेंट्स से उनका ताल्लुक है, ज्यूइश एथनिकली ज्यूइश हैं वो। मैं समझता हूँ कि वो अथॉरिटी हैं इस हवाले से। इसके अलावा अगर अमेरिकन हेमिस्फीयर की बात करें तो ग्लेन ग्रीनवल्ड हैं, वो भी ज्यूइश एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हैं। उनको मैं एक समझता हूँ कि मतलब मैं प्रेफर करूँगा, हर की अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, मैं इन लोगों को प्रेफर करता हूँ। और भी खैर मैं नाम ले सकता हूँ इसके अलावा। मेहदी हसन, आई थिंक मेहदी हसन पॉलिटिकल कमेंटेटर ज़्यादा हैं, मुझे लगता है वो भी एक रिलायबल सोर्स है, उससे भी इनकार नहीं है। लेकिन मैं अगर अपने लिए बात करूँ तो शायद मैं क्योंकि वो मेहदी हसन मुसलमान है ना, लोग समझते हैं कि जी तो मैं शायद जो लोग मुसलमान नहीं हैं उन लोगों पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ। हार्डेट्स जो उनका न्यूज़पेपर है वो भी एक रिलायबल सोर्स है मेरे लिए। अच्छा, 7 अक्टूबर 2023 के ऊपर जो सबसे पहला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड थी, तो उसमें आज तक 2 साल हो गए, 2 साल बल्कि 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है इस बात को। तो आज तक जो है वो लोग उसके ऊपर इश्काल का शिकार है और उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करते हैं कि जी वो हमला कैसा था, वो था। जो मेरी राय बनी है, सबसे पहले तो यह राय बनी है कि जो लोग ये कहते हैं कि जी ये जंग फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने शुरू की है, एंड आई विल कीप सेइंग फ़लस्तीनी मुज़ाहमत, क्योंकि फ़लस्तीनी मुज़ाहमत का मतलब ये है कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमत, उसमें सिर्फ एक पार्टी नहीं है, उसमें मल्टीपल अम्ब्रेला टर्म है। सो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी उसने ये जंग शुरू की है। ये गलत तो दूर की बात है, ये झूठ है और सरी झूठ है, और इस झूठ को बयान करने वाला भी जुल्म का इस्लामी माशरे में वो जुल्म का मुर्तकिब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि झूठ को फैलाना, सख्त वईदें हैं झूठ को फैलाना, झूठ की प्रोपेगेशन करना, मेरी राय में ये शदीद झूठ है। और उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। डॉक्टर नॉर्मन फिंकलस्टाइन, जब फर्स्ट टाइम इस वाक़े के बाद उनसे इंटरव्यू किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस सदी का जो सबसे बड़ा पैलेस्टीन कॉज के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो कैंपेन जो कर रहा था, उसका नाम है नॉर्मन फिंकलस्टाइन। उन्होंने अपना नाम खुद लिया, और मेरे ख्याल से मैं तो इस पर इत्तेफाक करता हूँ, और बेशुमार लोग जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं वो सब इस पर इत्तेफाक करते हैं कि उनसे बड़ा चैम्पियन कोई नहीं है इस कॉज के ऊपर। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उन्होंने सख्तियाँ सही हैं, उन पर इसराइल जाने पे पाबंदी लगा दी गई है। उनके अल्फाज हैं कि 2018 में मैं फ़लस्तीनी कॉज के लिए हिम्मत हार चुका था। 2018 में मैंने हिम्मत हार दी थी, 2018 के अंदर आई गेव अप। तो उन्होंने कहा कि जब 2023 में ये वाक़या हुआ, तो मैंने सिर्फ उसको ये देखा कि 93 में फ़लस्तीनी मुज़ाहमत जो दूसरे नाम से थी, उसने हथियार डाले, और जो अमेरिका जो उसको एक नेगोशिएट करवा रहा था, उससे कहा गया कि आप ये टर्म नेगोशिएट करवाएं। तो फ़लस्तीनियों से सिर्फ 3 बातें थी, तवक्कुआत थी, और इसराइल से सिर्फ एक बात थी एक्सपेक्टेड उस नेगोशिएशन में। फ़लस्तीनियों से था नंबर 1, आर्म्ड रेजिस्टेंस छोड़ दें, हथियार उठाना छोड़ दें, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज था। यूएन के डॉक्ट्राइन में कोडिफाइड है ये, यूएन के तमाम प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि फ़लस्तीनी आर्म रेजिस्टेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑक्यूपेशन का शिकार हैं। उसके बावजूद उनसे एक्सपेक्ट था कि वो हथियार छोड़ दें, नंबर 1। नंबर 2, उनसे एक्सपेक्ट था कि वो इसराइल की रियासत को तस्लीम करें, क्योंकि 93 तक रियासत तस्लीम नहीं की गई थी। और तीसरा ये एक्सपेक्ट था कि वो पीस निगोसिएशन में पॉलिटिकली इन्वॉल्व हों। उस वक्त की फ़लस्तीनी रियासत ने तीनों बातें मनो अन मान ली, आर्म रेजिस्टेंस छोड़ दी, इसराइल को तस्लीम कर लिया, और पीस टॉक्स में इंगेज हो गए। इसराइल से सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट थी, उससे ना ये एक्सपेक्ट था कि वो ऑक्यूपेशन छोड़ दे, उससे ना ये एक्सपेक्ट था कि वो फ़लस्तीन को एज अ स्टेट मान ले। हालांकि सोचे ना, होना तो ये चाहिए था कि अगर हम इसराइल को मान रहे हैं तो वो भी माने, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं था। उससे सिर्फ ये एक्सपेक्ट था कि जो उसकी ऑन गोइंग सेटलमेंट है ईस्ट यरूशलेम के अंदर, गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, वो छोड़ दे, बस वो रुक जाए। उससे वापस भी जाना एक्सपेक्ट नहीं था, उससे कहा रुक जाए। 2025-2023 तक जब तक ये वाक़या था, उस वक्त तक जारी थी ये चीज़, यानी कि 30 साल के बाद भी उसने अपनी जारियत ख़त्म नहीं की। लेकिन फ़लस्तीनियों से ये एक्सपेक्ट था कि वो तीनों बातें मान लेगा, उसने तीनों बातें मनो अन मान ली। उसके बावजूद भी जो खालिद रशीदी जो पीस जो नेगोशिएटर थे, ये उनके ख़ुद के अल्फाज हैं कि फ़लस्तीनियों को एक लेस देना स्टेट मिल रही थी, लेकिन वो भी इसराइल ने ब्लॉक कर दी। लेस देना स्टेट उनके अल्फाज हैं,
बहुत कहते हैं ना कि जी हमने इन्हीं के जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख होता है कि उनकी वो कुछ लोग उनके माउथपीस बने होते हैं, वही प्रोपेगेंडा यहाँ पे कर रहे होते हैं कि जी ये जंग जो है हमास ने ये फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने स्टार्ट की है। 2023 में 93 के बाद क्या होता है, 93 के बाद 2005 के अंदर फिर निक कार्टर है या जॉन कार्टर है, कार्टर के नाम है, अमरीकी प्रेसिडेंट है, उनके तहत इलेक्शंस होते हैं। और उन इलेक्शंस के अंदर ये कहा जाता है, जो उसको प्रिजाइड कर रहे थे इलेक्शन, अमरीकी एक्स प्रेसिडेंट निक कार्टर हैं या जॉन कार्टर, मैं नाम बिल्कुल भूल रहा हूँ, नहीं, वो एक्स प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट, क्योंकि यूएन जब कमेटी फॉर्म करता है तो उसमें ऑब्वियसली बात है करंट तो हो नहीं सकता, तो वो बुश की पॉलिसी थी कि डेमोक्रेसी करके कुछ था उसकी, करके कुछ उसकी डॉक्ट्रिन था। बहरहाल तो उसमें क्या हुआ कि उसने कहा कि ये फेयरेस्ट इलेक्शंस हैं जो मैंने आज तक प्रेजाइड किए हैं। वो इलेक्शंस में हमास जीती है, और उसके ना EU उस इलेक्शंस के रिजल्ट्स को तस्लीम करता है जो हमें जमहूरियत का दर्ज देता है, ना अमेरिका उस इलेक्शन को तस्लीम करता है, और ऑब्वियसली बात जो गासिब रियासत है उसने भी तस्लीम करना था। मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि जो इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस के बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे, चूँकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फतह ग्रुप है वो शायद जीतेगा, चूँकि उनके मुताबिक लोगों ने फैसला नहीं किया, इस वजह से उन्होंने 2006 में एक ख़तरनाक किस्म की ब्लॉकेट ला दी। अब वो कहते हैं कि जी हम जो है वो निकल गए थे, गज़ा को हमने छोड़ दिया था। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स के मुताबिक ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन में ये आता है कि कोई भी आपका ऐसा कंट्रोल रहे जो अदरवाइज बाय फोर्स आप ना कर सकें। यानी कि अगर आपको इस कमरे से जाना है और इस कमरे में वापस आना है, आप इस कमरे में चाहें ठीक है आप घूमें फिरें, किताबें पढ़ें, आप पॉडकास्ट करें, लेकिन इस कमरे से बाहर जाना है और कमरे के अंदर आना है, ये आप मेरी मर्जी बगैर नहीं कर सकते। इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, नॉट इवन फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन, इट इज़ एन ऑक्यूपेशन। इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये इंश्राइंड है। सो जो गासिब रियासत थी उसने ये सारे काम नहीं छोड़े। उसके बाद फ़लस्तीनी मुज़ाहमत अपने इंटरनेशनल लॉ के तहत आर्म रेजिस्टेंस में इंगेज रही। ठीक है, जब 93 के अंदर उन्होंने आर्म्स डाल दिए और जब देखा कि इसकी जो जारियत है वो रुक के नहीं दे रही है, हसन साहब इलियास साहब फरमा रहे थे कि जी तुमने लड़ भर कर देख लिया, तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ये इंतहाई झूठ पे मबनी बात है। लड़ भर के छोड़ के भी देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जो उसके अज़ाइम थे वो रुक के नहीं दे रहे थे। ना सिर्फ उसने वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम तो पूरा ख़त्म कर लिया ना। ट्रम्प के पिछली जब इलेक्शन था उसमें जो यरूशलेम है उसको तो जो कैपिटल ही मान लिया, वो अब इंटरनेशनली रिकगनाइज हो गया है, क्योंकि UN ये कहता है कि कोई भी एक स्टेट मान ले तो वो रिकगनाइज हो जाता है। उसकी जो गासियत है वो तो ख़त्म ही नहीं होगी दी ना। और ना सिर्फ उसने वेस्ट बैंक के ऊपर उसकी जो सेटलमेंट है वो उसकी जारी रखी, बल्कि जो लेबनीज वो हैं और जो सीरियन वो थी जगहें, जैसे शेब ऑफ होम्स की जगह थी, फिर कुछ लेबनीज, मैं भूल रहा हूँ नाम, लेबनीज तो शेब ऑफ होम है, सीरिया की कुछ वो थी इलाके, उसने वो भी एक्सपेंशन की है। तो उसकी तो जारियत रुक के नहीं दे रही थी। अब उसमें जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो फ़लस्तीनी मुज़ाहमत थी उसने आर्म रेजिस्टेंस अपनी जारी रखी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उन्होंने हर अमल करके देख लिया, यानी कि उन्होंने पीस नेगोशिएशन भी करके देख ली। और जो गासिब रियासत है वो क्या करती थी 2006 के बाद, हिम्मत तोड़ने के लिए, यानी कि जो गज़ा की आवाम है उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए वो कहते थे मोइंग द लॉन। यानी कि मोइंग द लॉन का मतलब क्या है कि अगर आपके घर के बाहर कोई लॉन है तो आप उसकी जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट एक जो पहला फुट है वो आप उसको बिल्कुल मूव कर दें और उसको बिल्कुल, ताकि पीछे धकेलते रहें और हिम्मत आ रहे हैं। तो उसको खुद कहते हैं ऑपरेशन कास्ट लाट। और इसके अलावा 2-3 ऑपरेशन उन्होंने और किए इस सारे अरसे के अंदर, जिसमें सैकड़ों और हज़ारों जो थे गज़ा के शहरी शहीद हुए। उस वक्त तक जो है वो स्टेटस को मेंटेन रहा। उसके बाद 2018 के अंदर फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने कहा कि हम आर्म छोड़ रहे हैं, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और फिर ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न के नाम से एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। आप उसकी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़िए, आप उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पढ़िए, रेड क्रिसेंट की रिपोर्ट पढ़िए, ये सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं पब्लिक। UN की जो स्पेशल कमेटी थी उसकी रिपोर्ट पढ़िए। उन्होंने पर्पसफुली टारगेट किया बच्चों को इस कल में, उन्होंने पर्पसफुली टारगेट किया मेडिक्स को कि जो वहाँ पर एज अ वॉलंटियर काम कर रहे थे, मेडिक्स को। और उस गासिब रियासत की आप दरिंदगी का अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने टारगेट किया जो व्हील चेयर पे हैंडीकैप थे उनको। ये सारी रिपोर्ट मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आप चाहेंगे तो आपकी ऑडियंस के लिए जो लिंक है वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे।
2018 में ये वाला मामला हुआ, और फिर जब अब्राहम एकॉर्ड्स हो गए जिसमें फ़लस्तीन को पार्टी नहीं बनाया गया, यानी कि जिसके लिए फैसला, और सोचें आपकी ज़िंदगी का फैसला होने जा रहा है और आपको मैंने पूछना भी गवारा नहीं किया कि मैं आपकी ज़िंदगी का फैसला करने जा रहा हूँ। जब ये सारे मराहिल तय हो गए 2023 में, ये डॉक्टर नॉर्मन फिंकलस्टाइन के अल्फाज हैं कि जब उन्होंने सब कुछ आजमा लिया, जब उनको कुछ भी मैसर नहीं आ रहा था, उन्होंने आर्म छोड़ के देख लिया, उन्होंने पीसफुल नेगोशिएशन करके देख ली, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करके देख लिया, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को के आगे हाथ जोड़ के देख लिया कि भाई इसकी बर्बरियत रुक के नहीं दे रही है। 2023 में 7 अक्टूबर से पहले सिर्फ डेटा उठा के देख लीजिए कि सिर्फ उस एक साल में, यानी कि 7 अक्टूबर से पहले तक कितने गजा के अंदर बच्चे मारे हैं और कितने वेस्ट बैंक के अंदर बच्चे मारे हैं। तो कौन सी जंग रुकी हुई थी? मुझे ये इतनी झूठ में मबनी बात लोग कहते हैं कि जंग रुकी हुई थी, ये इंतहाई झूठ में मबनी बात है। 2023 में 7 अक्टूबर को, अब आते हैं इसके इंटरनेशनल फ्रेम ऑफ वर्क के ऊपर। इंटरनेशनल फ्रेम ऑफ वर्क ये कहता है, अच्छा इंटरनेशनल फ्रेम ऑफ वर्क से पहले एक स्टेप बैक, जितने भी मैंने मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बातें सुनी हैं, सबका यही कहना था कि जब 7 अक्टूबर 2023 को, मैं तो उसको कहूँगा कि उन्होंने जेल तोड़ी है क्योंकि वो एक ओपन एयर प्रिजन था, और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत दे हैव अ राइट टू रिटर्न टू होम, सो वो अपने घरों को वापस जा रहे थे। अभी इसके इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पे आते हैं कि जी उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई और क्या क्या वॉर क्राइम्स हुए। आई एक्नॉलेज कि कुछ वॉर क्राइम्स हुए। सारे मिलिट्री एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो जेल के दरवाजे तोड़ के जाएंगे तो वो इतने अंदर तक घुस जाएंगे, और क्योंकि सब ये कहते हैं कि सब ने एक्सपेक्ट ये किया था कि जी वो बस समझें कि वो उनकी आखिरी ज़िंदगी है। जिस प्रोफेसर नॉर्मन फिंकलस्टाइन के मैं दोबारा कोट करूँगा कि हो सकता है कि उन्होंने रात में अपने घर वालों से मिले हों वो फाइटर्स, और कहा हो कि जी बस कल हमारी आखिरी, या आज हमारी आखिरी रात है, कल आपसे जो है वो अलविदा, कल आप शायद दोबारा मुलाकात हो सके, क्योंकि इतनी हैवी मिलिट्री वहाँ पे, आयरन डोम उनका पूरा है, इतनी किसी ने एक्सपेक्ट किया। वो सिर्फ एक मैसेज देना चाहते थे कि भाई आप हमें बर्बाद कर रहे हैं, आपने हमें आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल एथनिक क्लेंजिंग की जो सिचुएशन है वहाँ तक पहुँचा दिया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारी सुन नहीं रहा। तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट उन्होंने कहा कि जी हम बस जेल तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। तो सारे मिलिट्री एक्सपर्ट ये कहते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने अंदर तक घुस जाएंगे। तो जब वो अंदर तक घुसे, और ऑब्वियसली बात है जब अब आते हैं इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के ऊपर कि जब अंदर तक घुसे तो उसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी, यानी कि जो फाइटर्स की वाइकेरियस लायबिलिटी बनती है फ़लस्तीनी मुजाहिमत की जो लीडरशिप है उसके ऊपर, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनती। भाई आपके एम्प्लॉय है, आपके एम्प्लॉय ने अगर किसी के साथ कोई गलत ज़्यादती कर दी है तो आप क्यों उसके होंगे जिम्मेदार। हाँ, वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल ये कहते हैं कुछ ना कुछ हद तक जिम्मेदार होंगे, क्योंकि भाई वो आपका एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। तो इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क में देखें तो कुछ फाइटर्स ने वॉर क्राइम्स किए हैं, और वो 2 हैं। नंबर 1, पहला वॉर क्राइम ये था कि सिविलियंस और कॉम्बैटेंट में फ़र्क नहीं किया, ये वॉर क्राइम है इंटरनेशनली, तो ये रिकगनाइज है कि जी उन्होंने उसको रिकगनाइज किया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कुछ सिविलियंस को कैप्टिव के तौर पे ले गए। ये 2 वॉर क्राइम्स हैं। अभी तक रखे हुए? हाँ जी, नहीं सिविलियंस को जो ले गए, रिपोर्ट्स आ रही कि हो सकता है कि सिविलियंस ना रह गए हों, अब सिर्फ जो उनके पास हैं वो कॉम्बैटेंट्स हो, लेकिन ये रिपोर्ट्स अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये 2 वॉर क्राइम्स उस दिन हुए। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में देखेंगे तो जिन लोगों ने वॉर क्राइम्स किए उनके ऊपर बिल्कुल ICC जो है वो प्रोसिक्यूशन हक रखती है, और जो यूनाइटेड नेशंस है वो अपनी सैंक्शंस की जो सारी कैपेबिलिटी वो भी रखती है। मगर ये कहना कि ये पॉलिसी थी फ़लस्तीनी मुजाहिमत की, ये कोई भी वकील अगर उस इवेंट्स को देखेगा तो वो इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं थे। यानी कि आप देखेंगे कुछ इवेंट्स मिलेंगे कि जहाँ पर उन्होंने जो लोग ज़ख्मी थे उनको वो पानी पिला रहे हैं, वीडियोज़ आई हैं इसकी कि जो कुछ फाइटर्स है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी हम आपको मारने के लिए नहीं आए, हमारी जो जंग है वो तो जो कॉम्बैटेंट के साथ है। ख़ुद जो वहाँ के इसराइली, जो वहाँ के सर्वाइवर्स हैं, उनके खुद की ये इंटरव्यूज़ हैं जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो वो कह रहे हैं कि जी वो आए और आके उन्होंने कहा कि जी हम मुसलमान हैं, हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जगह पे जो है वो, तो यानी कि इनकंसिस्टेंसी क्या बता रही है कि ये पॉलिसी तो नहीं थी। पॉलिसी होती तो फिर वो हर जगह एक जैसी होती है। तो अच्छा, अब आते हैं कि भाई ICC कर ले, ये इस नेतन्याहू को क्या कर लिया? अच्छा नहीं, ICC इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले कि जो वॉर क्राइम्स हुए थे उसकी वो करे। तो इसको रिक्वायर किसने था, इसको ब्लॉक किसने करवाया है? हर इन्वेस्टिगेशन को किसने ब्लॉक किया है उस गासिब रियासत में? फ़लस्तीनी मुजाहिमत ने तो कभी कहा ही नहीं कि जी हम नहीं चाहते, वो तो कह रहे हैं आज। और आपको बताऊं, जिन लोगों ने वॉर क्राइम्स किए हैं
वो खुशी खुशी कबूल करेंगे कि जी हमें द हेग की नेदरलैंड्स की जो जेल है वहाँ भेज दो, ये इस जेल से लाख गुना बेहतर है। वो तो खुद चाहेंगे कि जी आइए, हमसे अगर गलती हो गई है, हमने ये वॉर क्राइम किए, तो आके हमें उठा के फेंक दीजिए वहाँ पर, हम बुरा नहीं मनाएंगे। लेकिन इस वॉर क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके बाद इसराइल ने जो जेनोसाइड शुरू किया वो तो एक हौलनाकी है उसकी, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन किसने रुकवाई है? तो ये पूरा एक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल। आपने बस एक्सप्लेन किया, मुझे क्विकली एक बात का जवाब देना। जंग वाली जो आप बात कर रहे हैं कि जंग चल रही है और ये जेल तोड़ा है, मैं तो मान लूंगा आपकी बात, लेकिन दुनिया ये बात मानेगी आपकी कि भाई वो जेल तोड़ के गए थे और जंग तो पता नहीं कब से 48 से चल रही है, तो ये तो जंग का आगाज हमास ने किया ना हमला करके। अच्छा, इसके लिए दुनिया माने नहीं मानेगी ये तो मुझे नहीं मालूम नहीं, आप तो इंटरनेशनल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अभी आर्गुमेंटेटिव है। बात ये है कि दुनिया जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर की। वो 28 यूरोपियन ममालिक, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये जो 30-35 कंट्रीज़ हैं, या दुनिया में 200+ कंट्रीज़ हैं, और यूएन के अंदर 190+ कंट्रीज़ जो है मौजूद हैं। 150+ कंट्रीज़ जो हैं वो फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शन नहीं करते, और 30+ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनके फॉरेन रिलेशंस हैं हमास के साथ। सो अगर आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से ये कहना है कि जी वो उनको दहशतगर्द बोलेंगे या वो दहशतगर्द ना बोले, अच्छा चलिए इस बात जंग का तो आगाज कि वो ये मान लें कि जंग का आगाज इन्होंने किया है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कहीं भी रिकग्नाइज हुआ है, ना यूएन की किसी असेंबली में रिकग्नाइज हुआ है, ना किसी ना कोई इसके ऊपर इंटरनेशनल यूएन के ऊपर कंसेंसस बना है। आपको मज़ीद बताऊं, हमेशा जो यूएन के खिलाफ बात की गई है वो इसराइल और अमेरिका की तरफ से की गई है, कि मतलब उनके जो ऑफिस होल्डर्स हैं अमेरिका के, वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो रोम स्टैचू तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होते, ये तो जी हम लोग तो बियॉन्ड लो हैं, वो तो बदमाश हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका सवाल ये है कि इंटरनेशनल मानेगी नहीं मानेगी, आप गलत पूछें। आप ये पूछें कि जो पावरफुल तबका है वो मानेगा नहीं मानेगा। भाई पावरफुल तबका तो कुछ नहीं मानेगा ना, पावरफुल तबका तो पावर की दबा नहीं मानता है, अनफॉर्चुनेटली। पावरफुल तबका पावर की, अगर पावरफुल तबके को रैशनल के ऊपर और लॉजिक के ऊपर समझाना होता तो दुनिया में जो हज़ारों साल जंगी हो रही वो ना होती। नतीजा क्या हुआ इस हमले का? अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो मुझे नहीं मालूम कि भाई उसके यानी कि उनके सुन लें उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये मुझे इल्म नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि पर्सनली भाई मैं शायद गुलाम की ज़िंदगी मैं अपने लिए शायद पसंद ना करूँ। डिपेंड करता है कि मेरा उस वक्त मेरी अंदर हिम्मत कितनी है, मेरे अंदर ताकत कितनी है, मैं खौफज़दा ना हो जाऊँ। लेकिन मैं अपने लिए पसंद ना करूँ, लेकिन पीछे 16,000 बच्चे और 80,000 सिविलियन मरवा रहा हूँ, तो उनका तो मरवा रहा हूँ। हाँ। ये डायरेक्ट क्लेम ये है कि मरवा रहा हूँ, तो यानी कि ये डायरेक्ट क्लेम आप डाल रहे हैं। मुझे पता है मैं इसराइल को जाके मारूंगा पत्थर, तो वो तो गोला ही मारेगा। किसको पता है ये बात? सबको पता है। सबको किसको पता है? भाई पूरी दुनिया को पता ना। तो पूरी मैं एक पहलवान से लड़ने के लिए जाऊंगा, उसने मेरा क्या हाल करना है? इसका मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया को शर्म से डूब नहीं मर जाना चाहिए। डूब मरना चाहिए, वो बात ठीक है आपकी। अच्छा सुन ले, इस पूरी दुनिया को शर्म से डूब नहीं मर जाना चाहिए कि उसको पता है कि ये एक दरिंदा बैठा हुआ है। बिल्कुल। तो बजाय तो होता क्या है कि बजाय दरिंदे के ऊपर फोकस करने के हम फोकस कर रहे हैं उस मजलूम तबके के ऊपर। ये बिल्कुल वो पता क्या बात है? ये वो बात है कि अगर पाकिस्तान में अक़लियतों के ऊपर जुल्म होता है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते ना, तो हम उल्टा अक़लियतों को बोले भाई तुम चुप करके बैठ क्यों नहीं जाते अपने घरों के अंदर, तुम चुप करके खामोश नहीं उड़ाते। इसकी एग्जाम्पल ये है कि मुल्ला नसरुद्दीन का वाक़या है कि मुल्ला नसरुद्दीन साहब जो थे उनके घर चोरी हो गई, तो वो जब वो अपने घर वापस पहुंचे तो मोहल्ले के लोग खड़े हुए थे, तो उनमें से एक साहब ने कहा कि यार तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है कि जब कहीं जाओ तो बता के जाया करो ताकि घर की तुम्हें मदद करें। किसी ने कहा तुम्हें कितनी दफ़ा कहा था कि जो तजोरी है उसको लॉक करके जाओ। किसी ने कहा तुम तो बिल्कुल ही जो है वो निकम्मे हो, बिल्कुल ही ना हेलो, तुम ताले लागे जाते। चौथे ने कुछ कहा, मुल्ला ने घबरा के कहा कि भाई ये बताओ रिपोर्ट जो दर्ज करानी है वो मैंने अपने खिलाफ करानी है, चोर के खिलाफ करानी है? नहीं, तो मैं आपसे ये करूं कि ये बात तीनों जो कही गई ना, वो इसलिए कही गई कि चोर पे इख्तियार नहीं है, इख्तियार तो मुल्ला साहब पे ही था ना, कि आप तो अपना काम सही करके जाते ना। हमारा फोकस इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर होना चाहिए ना। वो तो ठीक है। हम किसके ऊपर हम कंडेम किसको कर रहे हैं? कंडेम तो इसराइल को करेंगे। या हम सवाल किससे पूछ रहे हैं? नहीं, वो तो देखें इसराइल तो गासिब है और लानती है, उस पे लानत बेशुमार, वो तो बात सही है। जो डेस्परेशन में थे, अब उनकी जगह पे रख के खुद सोचें यार, उनको हम कैसे कटहरे में खड़ा कर सकते हैं कि जी तुम्हारी स्ट्रेटजी सही थी या गलत थी। भाई वो एक अजाब से गुजर रहे हैं, और उनकी जो उस गासिब रियासत की बर्बरियत है वो कोई अभी से थोड़ी है। जिन फाइटर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था
उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं होगा कि जिसने अपनी ना बहन खोई हो, अपनी वालिदा ना खोई हो, अपने वालिद ना खोई हो। कोई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप उनके ऊपर ये ऑनर्स जो है उनके ऊपर डाल रहे हैं कि भाई तुमने ये अमल, तुम गधे हो, तुमने अमल किया। और एक और मसला क्या है, एक और मसला मीडिया मैपिंग का एक और मसला क्या है। आप माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली, तो इसमें एक और मसला क्या है कि एक टर्म यूज होती है दहशतगर्द, टेररिस्ट। ये टर्म यूज जहन में आते साथ ही एक खाका हमारे जहन में क्या बनता है, बनाया गया हमारे जहन में खाका बनता है कि एक ब्राउन स्किन कलर का बंदा है, उसकी बड़ी सी दाढ़ी है और सर पे उसने कुछ बांधा हुआ है और कोई वो फंडामेंटल किस्म का है। ये इस्लामिक सोसाइटीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो उससे कितनी, अगर मुझ पर अपने ऊपर मुकदमा दर्ज होने का खौफ ना होता तो मैं बताता कि हमारे मुल्क में कैसे कैसे गाने बने और किस तरह से दाढ़ी वालों को और ये टर्बन वालों को दिखाया गया ना। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, नहीं हुआ ये हमारे पाकिस्तान के अंदर। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपने जब लफ्ज सुना दहशतगर्द का, टेररिस्ट का, तो आपके जहन में इसराइली सोल्जर क्यों नहीं आ रहा? मीडिया ने मैप नहीं किया आपके जहन में वो क्यों नहीं आ रहा कि जो चेल्सी मैनिंग जो तो आपने जवाब दे दी ना कि मीडिया मैपिंग ऐसी है, जो चेल्सी मैनिंग जो देखें सर, आप हमारे मुल्क में भी अब यही है कि दाढ़ी वालों को ही जो है वो दहशतगर्द के फ्रेम में दिखाया गया है ना, और यही हो रहा है। आपने यहाँ पर एक जो बार बार लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि फलस्तीनी मुजाहिमत, तो इसका मतलब ये कि आप हमास, चूंकि ये तो अकेला हमास ने अटैक किया था, बाकी वहाँ अल-फतह और बाकियों का कोई हाथ नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, उन सब ने इजमा करके किया। नहीं, मैं आई एम नॉट क्लेमिंग दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फ़लस्तीनी मुजाहिमत का मतलब ये है कि जो 3000 फाइटर्स थे उनके किसी ने शनाख्ती कार्ड चेक किए थे कि जी उसमें लिखा हुआ है कि जी मेरी मेंबरशिप जो है वो हमास के साथ है। नहीं, आप किसने चेक किए थे? हमास का खुद क्लेम किया ना। नहीं, अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होती तो क्या होता? इन्वेस्टिगेशन ये होती, अच्छा ये तो फैक्ट है इस पे तो कि जैसे ही वो लोग जेल तोड़ के निकले और जो वहाँ के सिविलियंस थे उन्होंने देखा, ठीक है, तो वो भी आ गए। सही है, बिल्कुल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो बाकी तंजीमें भी होंगी उनके भी लोग होंगे, मेंबर होंगे। फ़लस्तीनी मुजाहिमत का मतलब ये है कि जो हमास ने हमला करते हुए बाकियों से मशवरा करके किया, या उन्होंने एक तंजीम नहीं है, मैं अपने ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फ़लस्तीनी मुजाहिमत की जो जिसके पास गवर्निंग बॉडी है फ़लस्तीनी मुजाहिमत की, ये फैसला उसने किया। अब उन्होंने किसी से मशवरा किया, किसी से मशवरा नहीं किया, ये इसे कहते हैं, यानी कि नहीं, क्या इस नाम से कोई वो है कि फ़लस्तीनी मुजाहिमत के नाम से कोई कमेटी या फिर क्या है? मैं फ़लस्तीनी मुजाहिमत का मतलब देखें, मैं अगर फ़लस्तीनी मुजाहिमत कह रहा हूँ तो आपके जहन में बैक स्ट्रीट बॉयज़ तो नहीं आने चाहिए ना, या नाइट वॉकर तो नहीं आने चाहिए ना कि हम उसकी बात कर रहे हैं। भाई फ़लस्तीनी मुजाहिमत का मतलब ये है कि फ़लस्तीन में जो भी मुजाहिमत कर रहा है, वो हमास हो, वो इस्लामिक जहाद हो, वो PLO हो। नहीं, मैं कम समझ हूँ ना, मैं तो ये समझा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक हमास का नाम नहीं लो, फ़लस्तीनी मुजाहिमत, तो इसका मतलब है कि वहाँ जितनी तंजीमें हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने मिल के कोई फैसला किया कि हमने ये करना। मेरे जहन में ये आया, तो मैं उसको आपका अर्ज कर रहा हूँ कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो हमें मालूम हो जाए कि उसमें जो यानी कि, क्योंकि आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जी कुछ वॉर क्राइम्स हुए हैं, इंटरनेशनल लॉ में देखें ना, कुछ वॉर क्राइम्स हैं, तो उस वॉर क्राइम्स में किसको मुर्द इल्ज़ाम जो है वो हमने बोलना है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लग जाएगा। तो अब जो मेरा मुद्दा यह है कि हम किसी एक तंजीम के नाम लेके ना फ़लस्तीनी जो कॉज है उसको डिमिनिश कर देते हैं। नहीं, क्योंकि फ़लस्तीन में जो फिर इजराइल ने भी जिनको टारगेट करके मारा, वो सब हमास के लोग मारे हैं ना उसने। सब तो नहीं, तो जो आम पब्लिक है उस पर हमने वो नहीं, लेकिन जो क़यादतों को जिन्होंने चुन चुन के मारा है ना, जो उनके रेडार में जो आया, वो तो सिर्फ हमास के लोग थे या हिजबुल्लाह के इधर जो है सिविलियन कैजुअलिटी वो हो गई, उसका तो इनकार ही नहीं कर रहा हूं। उसमें खैर मैं इसको समझना चाहता हूं, ठीक, ये जो गासिब समझ नहीं आएगा आपको, जो गासिब रियासत ये कह रही है कि जी हमने टारगेट करके मारा है, उनकी स्ट्रेटजी मैं नाम भूल गया उन मिलिट्री एक्सपर्ट का, उन्होंने बड़े एक्सप्लेन किया था कि वो करते क्या हैं कि जैसे ड्रोन मैं नाम लेता चेल्सी मैनिंग अमेरिका के एक फ़ौजी थे जिन्होंने लीक्स की थी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना उनके मिलिट्री ऑपरेशंस की, तो चेल्सी मैनिंग ने की थी। एडवर्ड स्नोडेन था, नहीं जूलियन असांज के साथ, यंग लोग चला रहे थे ना वो, जूलियन असांज। तो उसमें एक वीडियो थी, उसमें कोई 4 लाख वीडियोस उसने रिलीज़ की थी दुनिया के लिए कि अमेरिका ने क्या क्या, वही अमेरिका जिसके लिए गामी साहब कहते हैं, नहीं गामी साहब नहीं, हसन साहब इलियास कहते हैं कि जो मुअज़्ज़िफ़ आते हैं, सॉरी गामी साहब नहीं, हम भी हसन इलियास साहब से माफी मांगते हैं, गामी साहब नहीं, मुअज़्ज़िफ़ आते पे उनको जितना ज़लील करवाया है दुनिया में, हाँ वो मुअज़्ज़िफ़ आते कहते हैं। तो जो वीडियोस हैं वो अगर हसन साहब इलियास सिर्फ 4 वीडियो भी देख लेते तो शायद उनका आइडिया होता है कि मुअज़्ज़िफ़, कम से कम मुअज़्ज़िफ़ का लफ्ज़ निकाल देते उसमें से। तो उसकी वो वीडियो, उसमें क्या है कि एक किसी तालिबान जो कमांडर है उसको हिट करना है। अब वो
वीडियो गेम की तरह आपस में लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि जी कितना परसेंट अश्योरिटी रेशो है, यानी कि कितना परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि जो AI या जो भी मॉडल था उस वक्त का कैमरा का, वो कह रहा है कि जी अच्छा वो जो जगह थी वो थी फ्यूनरल की, जिस जगह पे ड्रोन हमला की तैयारी कर रहा है वो फ्यूनरल था, ठीक है, और वहाँ पर कोई टॉप टारगेट कोई तालिब कमांडर था। तो वह कह रहा है जी कॉन्फिडेंस इंटरवल 67% है, यानी कि 67% जो उनका डेटा है वो बता रहा है कि जी बंदा यही है जो हमारा टारगेट था। और उसने कहा भाई अब क्या करूं, जो बंदा है जो ड्रोन पे बात कर रहा है या जो भी कर रहा है, उसने कहा भाई ये बहुत बड़ा टारगेट है, ये तो हमारी टॉप हिट लिस्ट पे, इसको हम छोड़ नहीं सकते। उसने कहा भाई ये ही सराउंडेड बाय सिविलियंस जिसमें बच्चे भी हैं। उसने कहा जी इट डजंट मैटर, 67% कॉन्फिडेंस के ऊपर मार दिया गया। तो ये से एक एग्जाम्पल है, इस तरह लाखों एग्जाम्पल। तो वो तो ये स्ट्रैटेजी यही करता है कि वो अपने जो उनकी जो भी उनका एक पूरा एक सोफिस्टिकेटेड टूल है वो उसके थ्रू वो ये पता लगाता है कि जी अब उसको लगेगा कि जी मतलब अगर मैं और आप भी वहाँ पे होंगे और हमारी शक्ल किसी से मिल रही होगी तो शायद हम भी उसमें निकल जाएंगे जी, वो 50% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो या 40% हो, कुछ चेक एंड बैलेंस तो है नहीं ना। चेक एंड बैलेंस के लिए बार बार हम ये करें पे इंटरनेशनल जो यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल में आए। एटलीस्ट इस पर तो इत्तेफाक कर सकते हैं भाई, जो इंटरनेशनल टूल्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर लें, दूध का दूध पानी का नहीं हो जाएगा भाई। फ़लस्तीनी मुजाहिद ने गलती की है, उसकी एक अलग बात है। वो बड़ी मशहूर कवाली भी है नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कि हर जुल्म की मीरास है जालिम की विरासत, गंदे का शेर, मजलूम के हिस्से में तसल्ली ना दिलासा। आखिरी सवाल नहीं, आखिरी सवाल मैं वो करूंगा जो सारे सवाल मिला के कर लें एक दफे। नहीं, पिछले वाले सवाल इसके बाद माइक बंद कर ये फिर आप लोग उधर डाल देना मेरे ख्याल से। नहीं यही सब कुछ इसमें एडिट नहीं होगा। आखिरी सवाल एक मिला के कर लें। हाँ नहीं मिला के नहीं, या मेरी जो हंसी निकाल दीजिएगा। नहीं वो बहुत लोग खफा हो जाएंगे देखे, बहुत थोड़ा सा खफा भी तो होना चाहिए। चले सवाल भी खफा मुझसे है। अच्छा, ये इकामत दीन के हवाले से माशाल्लाह आपका बहुत इस पे अच्छा वो है, तो इसमें मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जिन बुजुर्गान ने इकामत दीन जो कुरान सूरह शुरा की अकीमुद्दीन वाली आयत एक ही जगह, तो उससे या वैसे ये इस्तिलाह के तो जिन्होंने मुतारिफ कराया ना, सईद साहब, डॉक्टर साहब, इसरार साहब, हमारे सईद कुतुब साहब, ये बुजुर्गान हैं हमारे, तो इन सब ने फिर उसके बाद ये भी बताया कि इकामत दीन का जो नबवी मनहज है सरकार का, और डॉक्टर इसरार की पूरी किताब भी है इनक़लाब नबवी का मनहज, उसमें जिहाद जो है ना, मुसल्लह जद्दोजहद, वो बहुत अहम होता है वहाँ। तो अब जो हमारे TTP वाले यहाँ पर या अलकायदा बर सग़ीर वाले या दाइश, ये भी इकामत दीन के लिए मुसल्लह जद्दोजहद, तो इसको आप किस नज़र से देखते? जो मैं कॉन्सेप्ट समझा हूँ अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी और मौलाना मौदूदी और डॉक्टर साद का भी इसमें शामिल है, उसमें मुसल्लह जद्दोजहद जो है नंबर 1 वो रियासत करती है, वो ग्रो नहीं करता। जो ग्रो करता है वो खुरूज होता है। जो मैंने मॉडल डॉक्टर साद मरहूम का और मौलाना मौदूदी का जितना समझा है और अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी का जितना समझा है, वो रियासत तय करती है। अच्छा, अब रियासत नहीं तो क्या करें? तो फिर रियासत का क़याम करें। और रियासत का क़याम कैसे करें? रियासत का काम तबलीग के थ्रू करें, दीन के थ्रू, और उसके बाद मुशावरत बन जाए तो बने। तो ये हर चीज़ एक लिंक है। तो जो आपने TTP का और ISIS का इन ग्रोह का नाम लिया, ये बगैर रियासत के एक अपना मामला कर रहे हैं। रियासत इन्होंने कहीं काम नहीं की है। तो रियासत इस्लामी कायम करने भाई क्या नहीं, ये जो रियासत कायम है उनके नज़दीक कुफरिया रियासत है ना। वल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फहुम काफिरून फासिकून ज़ालिमून, अल्लाह का फतवा लगा दिया। मैं आपसे दोबारा उसके बाद वो कहता है चूंकि इस्लामी रियासत नहीं है तो हमने इसको इस्लामी रियासत बनाना है, और उसके लिए पैगम्बर का तरीका जिहाद है, वोट शोट नहीं है। सही है, उससे इत्तफाक मैं आपसे करें, मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता, शदीद इख्तलाफ करता हूँ। और उसका रीज़न बता रहा हूँ कि डॉक्टर इसरार मरहूम हो, मौलाना मौदूदी हो, या अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी हो, या उन्होंने जिनसे ये मॉडल लिए हैं इमाम अबू हनीफा और इमाम शाफी, सब के नज़दीक ये खुरूज कहलाता है। ये खुरूज तो की डेफिनेशन आ सकता है, और खुरूज का डिस्कोर्स ही पूरा एक सेपरेट है। नहीं ये खुरूज नहीं, इन लोगों लेकिन मेरी राय में ठीक है। लेकिन ये क्योंकि जब तक रियासत कायम नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते, और रियासत कायम के लिए मुशावरत ज़रूरी है। मुशावरत के लिए जमहूरियत जो है वो नागज़ीर है। बिल्कुल। देखें इन ग्रोहों का जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं, इनसे इंसानों का कितना नुकसान हुआ है, दुनिया का कितना नुकसान हुआ है, तो ये हम नहीं मानते। ये सब नहीं लाने के लिए भाई देना पड़ेगा, ये सब नहीं। और अगर आप खानकाहों निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी नहीं है, फक्र खानकाही जमहूरियत आ जाएगी। सर रस्म शिगरगिरी हो रही है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जमहूरियत आ जाएगी तो जिहाद भी आ जाएगा। जैसे जमहूरियत जैसे जिहाद, जमहूरियत पाकिस्तान में ले आए, जिहाद आ जाएगी। आपसे तो बिल्कुल ही ये अवामी लेवल पे लाके मसला जो आपने हल्के ना आखिर में J. चले बहुत शुक्रिया आपका
यार आपने वक्त दिया, उसमें मैं माजरत खाऊं अगर हमने थोड़ा सा कुछ सवालात करते हुए आप लोगों से नाशाइस्ता होने का मुजाहरा किया। बहुत बहुत मुझे मजा आया। अच्छा एक बात बताओ, अहमद फौजान साहब, मैं ऑन ईयर ही कह देता हूँ, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था। उन्होंने कहा था कि देखें आप जो पॉडकास्ट करते हैं ना, तो आप क्या गलती करते हैं, पहले लोगों के साथ बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपकी दोस्ती हो जाती है, फिर आप बहुत मुअद्दब होकर पॉडकास्ट करते हैं। तो आज हमने अहमद फौजान साहब की बात मानी, चाय पहले नहीं पिलाई, चाय आपको बाद में पिलाएंगे, तो इसलिए शायद अहमद भाई मिलते हैं तो आपसे बात करते हैं फिर। ये सब आपकी गलती है अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, पॉडकास्ट देखा, अपने फीडबैक से आगे देगा।